अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइव्स ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं आपको एक जुर्म की कहानी सुनाता हूँ। मैंने इसकी तफ्तीश की थी, आप इसका तज्जिया कर लें और इंसानी फितरत की तह तक पहुँचने की कोशिश करें। वो हिंदुस्तान का एक कस्बा था, लेकिन शहर बन गया था। पहले तिजारती मरकज़ था, फिर सनती मरकज़ बनने लगा, कारखाने खुलने लगे और उसकी आबादी बढ़ने लगी। मैं शहर के थाने का इंचार्ज था। आधी रात के करीब मैं इत्तेफाक से थाने में मौजूद था। एक काम ख़त्म करना था। एएसआई ज़िला हेडक्वार्टर गया हुआ था। मैं काम तकरीबन ख़त्म कर चुका था और घर जाने की तैयारी कर रहा था। थाने के अहाते में एक घोड़ा दाखिल हुआ। इसकी रफ्तार बता रही थी कि सवार जल्दी में है। वो बरामदे के करीब आकर घोड़े से उतरा। अधेड़ उम्र का यह आदमी लिबास और साफ सुथरी पगड़ी से खुशहाल देहाती लगता था। उसने बताया कि वो अपने किसी काम से एक गांव से अपने गांव को वापस आ रहा था। ये दोनों गांव शहर के मज़ाफ़ात में थे। यह आदमी शहर से 2-2.5 फरलांग दूर से खेतों में से गुजर रहा था तो उसने एक आदमी को ज़मीन पर पड़े देखा। इस सवार के पास टार्च थी। आदमी अकल वाला मालूम होता था। उसने घोड़े से उतरे बगैर टार्च की रोशनी ज़मीन पर पड़े हुए आदमी पर डाली। उसके कपड़े खून से लाल थे, सर से भी खून बह रहा था। जख्मी मरा हुआ नहीं था। उसके दोनों बाजुओं को हरकत करते इस सवार ने देखा था। घुड़सवार ने इस ख्याल से घोड़े से उतरकर इस जख्मी को ना देखा कि पुलिस लाश या बेहोश जख्मी के करीब खुरे देखा करती है। अगर यह आदमी उतरकर करीब चला जाता तो मुलजिमों के खुरे मिट जाते। यह आज़ादी से पहले की वारदात है। कानून का एहतराम किया और कराया जाता था। लोग पुलिस की मदद करते थे। किसी को ज़रा सा भी सुराग का इल्म होता तो वो खुद अगर थाने ना आता तो किसी कांस्टेबल को या नंबरदार वगैरह को बता देता था। आजकल तो ये हालत है कि दिन दहाड़े महल्ले या सड़क से लड़की उठा ली जाती है, कोई किसी को चाकू छुरी मारकर भाग जाता है। रात को सड़क पर लाश या जख्मी नजर आ जाए तो कोई आदमी गवाही नहीं देता। ऐनी शाहिद भी कह देते हैं कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। सब शहरी पुलिस के रवैये और नीयत से डरते हैं। आजकल जुराइम की जो भरमार है उसकी वजह सिर्फ यह है कि पुलिस और जुराइम पेशा अफराद के ताल्लुकात की नौयत कुछ बदल गई है। ये घुड़सवार अपने गांव को जा रहा था, लेकिन उसने अपना फ़र्ज समझकर पुलिस को इतला दे के एक जुर्म सरजद हुआ है। मैंने उसी वक्त घोड़ी मंगवाई, हेड कांस्टेबल और 2-3 कांस्टेबलों को साथ लिया और इतला लाने वाले के साथ मौका वारदात पर चला गया। मैंने चलने से पहले एक कांस्टेबल को खोजी के घर भेज दिया था। खोजी के आने तक मैंने खुद टॉर्च और 2 लालटेनों की रोशनी में खुरे देखे। चाहिए तो ये था कि मैं सबसे पहले जख्मी को उठाकर अस्पताल भेजता, लेकिन मुझे खुरों का ज़्यादा ख्याल था। ज़मीन कच्ची और धूल वाली थी। साफ पता चलता था कि यहाँ 2 या 3 आदमियों की लड़ाई हुई है। मुझे कुछ खुरे बड़े साफ नज़र आ रहे थे। एक कांस्टेबल को एक आदमी की तरफ दौड़ाया कि चारपाई और 2-4 आदमियों का बंदोबस्त करके ले आए। मुझे जख्मी के जिस्म में कुछ हरकत नज़र आ रही थी। चारपाई आने तक मैंने जो खुरे देखे थे उनके इर्द गिर्द छड़ी से गोल दायरे बना दिए। चारपाई और कुछ आदमी आए और उनके साथ साथ खोजी भी आ गया। जो खुरे मैंने देखे थे वो एक तरफ थे और इतना तो मैं भी देख सकता था कि खुरे आए और उधर से ही वापस चले गए। खुरों से बचते हुए ये आदमी आगे हुए और जख्मी को उठाकर चारपाई पर डाला। मैंने नजरी मुआयना किया। एक जख्म सर पर सामने से इस तरह था कि उसने दाईं आंख और पेशानी को काट दिया था। एक लंबा जख्म एक कंधे पर था जिसने हंसली की हड्डी काट दी थी। ऐसा ही एक गहरा जख्म पीठ पर शोल्डर ब्लेडों के दरमियान था। ये तमाम जख्म कुल्हाड़ी के मालूम होते थे। जिस्म का खून ख़त्म होने को था। जख्मी का रंग लाश की तरह हो चुका था। मैंने जख्मी को हेड कांस्टेबल के साथ अस्पताल भिजवाया और हेड कांस्टेबल से कहा कि डॉक्टर से कहना मुझे नज़ाई बयान लेना है। चारपाई लाने वालों ने जख्मी को पहचान लिया था। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि वो इसके घर इतला दे और वो लोग अस्पताल पहुंच जाएं। 2 कांस्टेबलों को मैंने खोजी के साथ छोड़ा। टार्च और लालटेन इन्हें दे दी। मुझे चूँकि नज़ाई बयान लेना था और जख्मी आखिरी दमों पर था, इसलिए मैं घोड़ी पर सवार हुआ और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। जो आदमी इतला लाया था उससे उसका नाम पता पूछकर मैंने फारिग कर दिया और उसे कहा कि वो अलग सुबह थाने आ जाए।
میں زخمی کے پیچھے پیچھے ہی اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اسپتال کے احاطے ہی میں سرکاری مکان میں رہتا تھا۔ وہ کانسٹیبل کے ساتھ آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ زخمی کو نزعی بیان دینے کے لیے ہوش میں لانا ہے۔ ڈاکٹر نے اسی وقت زخمی کو اندر لے جا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے زخمی کی حالت دیکھ کر مجھے بتایا کہ زخم تو گہرے ہیں لیکن ان میں سے مہلک ایک زخم بھی نہیں۔ کھوپڑی ذرا سی فریکچر ہوئی ہے۔ اگر اسے مرنا ہوا تو خون کی کمی سے مر جائے گا۔ خون خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تازہ خون مل جائے تو یہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے زخموں کی لمبائی اور گہرائی کی پیمائش شروع کر دی۔ یہ کوائف عدالت میں بے حد ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جب مرہم پٹی کر رہا تھا تو زخمی کے خاندان کے کئی افراد آ گئے۔ 5-6 مرد تھے، 3-4 عورتیں تھیں۔ مردوں میں ایک تو اس کا باپ تھا اور 2 بھائی، باقی چچا زاد اور ماموں زاد تھے۔ عورتیں واویلا بپا کیے ہوئے تھیں۔ مرد بہت پریشان تھے۔ اس سب نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ سب سے پہلے زخمی کو خون دو۔ زخمی کے تمام لواحقین، کیا مرد کیا عورتیں، خون دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرہم پٹی اور خون دینے والوں کے خون کے گروپ معلوم کرنا اور خون دینا کئی گھنٹوں میں مکمل ہونے والے کام تھے۔ میری دلچسپی صرف اس میں تھی کہ زخمی بیان دینے کے قابل ہو جائے۔ مجھے احساس تھا کہ جو منٹ گزر جاتا ہے وہ ملزم یا ملزموں کو مجھ سے دور لے جاتا ہے۔ زخموں کی نوعیت بتا رہی تھی کہ کسی نے انتقامی وار کیا ہے۔ یہ رہزنی کی واردات نہیں تھی۔ زخمی کی انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی اور اس کی جیب میں پیسے بھی تھے۔ رہزن اپنے شکار کو ڈرانے کے لیے اگر وار کرے بھی تو وہ قتل نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کلہاڑی کی ایک ہی ضرب کو کافی سمجھتے تھے۔ جب زخمی کا باپ اور اس کے بھائی خون دے چکے تو میں نے زخمی کے باپ کو الگ بٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے ابھی زخمی کو فارغ نہیں کیا تھا۔ اس نے اندر سے اطلاع بھجوائی تھی کہ زخمی اگلے روز 10-11 بجے تک ہوش میں آئے گا۔ اگلا روز شروع ہو چکا تھا۔ اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بوڑھے باپ سے پہلا سوال وہی کیا جو اس قسم کی وارداتوں میں کیا جاتا ہے، یعنی کوئی دشمنی؟ باپ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ ایسا جواب دیا جیسے دشمنی ہے بھی اور نہیں بھی۔ بڑے میاں، میں نے اسے کہا، مجھے 2 ٹوک جواب دیں۔ دشمنی ہے تو مجھے صاف صاف بتائیں کس کے ساتھ ہے، اور اگر نہیں ہے تو صاف صاف بتائیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے اور یہ صرف دشمن کیا کرتے ہیں۔ میرا بیٹا کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا نہیں۔ میں آپ سے آپ کے بیٹے کے چال چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہا، میں نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ آپ کے گول مول سے جواب نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ جو باتیں مجھے دوسروں سے بعد میں پتہ چلیں گی وہ آپ اپنی زبان سے مجھے ابھی بتا دیں۔ پردہ نہ ڈالیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے کسی اور بیٹے پر ایسا ہی وار ہو جائے۔ دشمنی اتنی سی ہے کہ 1 سال ہوا میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ باپ نے کہا، ان کے ساتھ ہماری بول چال اور دیگر دنیا داری کے تمام تعلقات بالکل ختم ہیں۔ کیا لڑکی والوں نے اس وقت یا پھر کبھی آپ کو یا آپ کے بیٹے کو انتقام کی دھمکیاں دی تھیں؟ دھمکیاں تو انہوں نے بہت دی تھیں، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ تمہاری جوان بیٹی کو اٹھوا لیں گے۔ یہ دھمکیاں آپ کو کب تک ملتی رہیں؟ کوئی 5-6 مہینے تک، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ کیا اس لڑکی کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کے گھر والے اس کی شادی فوراً کر دینا چاہتے تھے لیکن سنا ہے کہ لڑکی نے انکار کر دیا ہے۔ طلاق کی وجہ کیا تھی؟ لڑکی اچھی نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ بڑے میاں، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مجھے جو بھی جواب دیں سوچ سمجھ کر دیں اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہی اچھا اور نیکوکار تھا تو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ میں آپ سے کوئی کہانی نہیں سن رہا، میں تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے طلاق کی صحیح وجہ بتائیں۔ اگر آپ اس وقت ایسی ذہنی کیفیت میں نہیں کہ مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکیں تو مجھے بتا دیں۔ میں بھی انسان ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ اس وقت آپ کو میں نہیں بلکہ اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں بے بسی اور غم تھا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی خیریت کی خبر کا انتظار کرے۔ وہ چلا گیا۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر مرہم پٹی کر چکا ہے لیکن زخمی ابھی ہوش میں نہیں آیا اور خون دیا جا رہا ہے۔
میں نے زخمی کے بڑے بھائی کو بلایا اور اس سے وہی سوال پوچھے جو میں اس کے باپ سے پوچھ چکا تھا۔ جواب دینے کی بجائے اس شخص نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کی باتیں شروع کر دیں اور وہ یہاں تک کہہ گیا کہ آپ تفتیش کریں نہ کریں، میں اس شخص کو زمین کے نیچے سے نکال لاؤں گا جس نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس شخص کے اس انداز اور رویے سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ لوگ شریفوں میں سے نہیں۔ میں نے ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے میں بھی اس سے ڈرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اسے تو معلوم ہوگا کہ اس کے بھائی کا دشمن کون ہے، جو کوئی بھی ہے اس کی لاش آپ کو مل جائے گی۔ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں بتاؤ گے کہ وہ کون ہے؟ میں نے ڈرے ہوئے کمزور سے آدمی کے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا، اس نے مجھے واقعی ڈرا ہوا سمجھ کر جواب دیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے زور سے جھنجھوڑا اور کہا، تم اپنے باپ سے نہیں ایک تھانے دار سے بات کر رہے ہو، میں تفتیش کر رہا ہوں، تم مجھ سے مجرم کو چھپا رہے ہو، کون ہے وہ فوراً بتاؤ۔ جسے میرے بھائی نے طلاق دی تھی اس کے بھائیوں کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ 1 سال بعد انہیں اب انتقام لینے کی کیا سوجی ہے؟ میں نے پوچھا، کیا اس سے پہلے انہیں تمہارے بھائی پر قاتلانہ حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا؟ ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لوگ ابھی مغموم ہیں اور بھڑکے ہوئے بھی ہیں، اس لیے ان سے ابھی کام کی بات نکلوانا ذرا مشکل ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی وہ چلا جائے اور اپنے دماغ پر زور دے کر سوچے اور ادھر ادھر سے پوچھے کہ اس کے بھائی کا دشمن کون ہے۔ 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تھے، ابھی زخمی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ وہ زندہ رہے گا۔ خون کی کافی مقدار دی جا چکی تھی اور کوئی بھی زخم مہلک نہیں تھا۔ مجھے اسپتال ہی میں رکنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد کھوجی میرے پاس اسپتال میں ہی آ گیا۔ اس نے موقع واردات پر اور اس سے کچھ دور دور تک جو کھرے دیکھے تھے وہ اپنی اصطلاحوں میں بیان کیے۔ میں آپ کو صرف ضروری کھرے سناتا ہوں جو اس نے وہاں دیکھے تھے۔ ایک تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، زمین پر ایسے نشان تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ زخمی پر حملہ کیا گیا تو اس نے مقابلہ کرنے کی یا بچنے کی کوشش کی۔ 2 کھرے صاف طور پر ملے، ایک مرد کا اور ایک عورت کا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک زنانہ سینڈل تھا۔ کھروں میں مزید سہولت یہ ہو گئی کہ مرد کے دائیں پاؤں کی جوتی کے نیچے تلوا مرمت کرایا ہوا تھا۔ یہ ٹکڑا الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ یہ دونوں کھرے وہاں تک گئے جہاں میں نے زخمی کو پڑے دیکھا تھا، وہاں سے دونوں کھرے واپس چلے گئے اور کچی زمین سے گزر کر پکی گلی میں داخل ہو گئے۔ پکی گلی میں کھرا تلاش کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ایک کھرا اور نظر آیا۔ پتہ چلتا تھا جیسے یہ کوئی آدمی تھا جو ادھر آیا اور اس نے یہاں زخمی کو پڑے دیکھا اور وہ ڈر کر واپس چلا گیا۔ یہ کھرا صاف نہیں تھا، بہرحال میں نے اسے نظر انداز نہ کیا۔ عورت کا کھرا یہ کہانی سناتا تھا کہ اس واردات کے ساتھ کسی عورت کا بھی تعلق ہے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ یہ عورت زخمی کے ساتھ تھی اور عورت کے خاوند یا بھائیوں نے انہیں موقع پر پکڑ لیا، لیکن یہ سراغ کچھ الجھا الجھا سا تھا۔ میں کھوجی کے ساتھ پھر موقع واردات پر چلا گیا۔ ایک کانسٹیبل اور ایک چوکیدار کھروں کی رکھوالی کے لیے وہاں موجود تھے۔ میں بھی کھروں کے متعلق کچھ سمجھنے لگا تھا۔ میں نے جب اس مرد اور عورت کے کھرے دیکھے تو میں نے کھوجی سے کہا کہ کھرے بتاتے ہیں کہ یہ دونوں بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے موقع واردات تک آئے ہیں اور اسی طرح اطمینان سے واپس چلے گئے ہیں۔ اگر عورت غیر مرد کے ساتھ پکڑی جاتی تو اس کے کھرے اس طرح نہ ہوتے، اسے مارا پیٹا اور گھسیٹا جاتا۔ اس صورت میں کوئی پاؤں کہیں پڑتا اور کوئی کہیں، یہ چال قدرتی نہ ہوتی۔ موقع واردات سے تھوڑا ہی آگے کھڈ شروع ہو جاتے تھے۔ کھوجی نے مجھے وہاں بتایا کہ مرد کا جو کھرا ہے وہ ان کھڈوں کی طرف سے آیا ہے۔ میں نے وہ کھرے بھی دیکھے جو کھڈوں کی طرف سے آئے تھے، وہ یہی کھرا تھا جو عورت کے ساتھ تھا۔ میں نے ان کھروں کے مولڈ تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ صرف کھروں سے ہی مجھے سراغ نہیں لینا تھا، میرے پاس اور ذرائع بھی تھے۔ میں آپ کو پہلی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ پولیس کے لیے مخبری کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ ان میں چرسیوں اور بھنگیوں کے علاوہ شہر کے معززین بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ خوشامد کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو پولیس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ میں وہاں سے چلنے لگا تو ایسے 2 معززین میرے ساتھ چل پڑے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ واردات سے متعلق کوئی بات بتائیں گے۔ میں نے خود ہی ان سے پوچھا کہ یہ واردات کیسی ہے؟ بختیار، زخمی ٹھیک آدمی نہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا۔ آوارہ آدمی ہے، ذرا کھل کر بتائیں کہ اس میں کیسی آوارگی ہے؟ میں نے کہا۔ اور وہ اگر ٹھیک نہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ ان دونوں نے باری باری بولنا شروع کر دیا۔
वो एक दूसरे को लुक में देते रहे और जो बात मेरे सामने आई वो यूं थी कि बख्तियार की बीवी अच्छी लड़की थी। अगर सांवला रंग नुक्स है तो ये नुक्स उसमें मौजूद था। उसके नक्श अच्छे थे। उसमें एक कमज़ोरी ये थी कि वो शरीफ ख़ानदान की लड़की थी। उसके 2 बड़े भाई थे, बाप भी था। ये अपनी इज़्ज़त को बचाए रखने वाले लोग थे। बख्तियार ने इस लड़की में शादी के बाद ज़रा सी भी दिलचस्पी न ली। दूसरे महल्ले में बख्तियार के रिश्तेदारों का एक घराना था। उसकी 2 बहनें जवान थीं, दोनों खासी खूबसूरत थीं और उनकी रंगत गोरी थी। इन बहनों के 2 भाई भी थे। एक की उम्र 14-15 साल और दूसरे की 17-18 साल थी। ये दोनों अपनी बहनों की तरह गोरे चिट्टे और खूबसूरत थे। उनके जिस्म और उनकी खूबसूरती ज़नाना किस्म की थी। इनकी माँ खाने पीने वाली औरत थी। ये लड़कियाँ ख़राब तो नहीं थीं, लेकिन बख्तियार की वजह से बदनाम हो गईं। बख्तियार ने शादी की तो 4-5 महीने गुजरे होंगे कि उसने इस घर में आना जाना शुरू कर दिया। रात को भी वहाँ जाने लगा, फिर रात देर तक इस घर में रहने लगा। कभी हो नहीं सकता कि लोग टोहना लगाएं और बातें न करें। दोनों बहनें तो बदनाम नहीं थीं। उनकी माँ को महल्ले बिरादरी वाले अच्छी औरत नहीं समझते थे। लोगों ने इस किस्म की बातें मशहूर कर दी कि बख्तियार अपनी बड़ी बहन के पास, जिसका नाम अनवरी था, जाता है और अनवरी की माँ ने बख्तियार से कहा है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे और अनवरी के साथ शादी कर ले। बख्तियार का कारोबार बड़ा अच्छा था, आमदनी बहुत थी। लोगों के कहने के मुताबिक उसकी आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा इन लड़कियों की माँ हजम कर रही थी। बख्तियार की बीवी अक्सर अपने माँ बाप के घर रहती थी। बख्तियार न कभी उसके साथ गया, न कभी उसे अपने घर लाने को गया। शादी को 2 साल होने को आए तो बख्तियार ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब लोगों को यकीन हो गया कि बख्तियार अनवरी के साथ शादी करेगा, लेकिन दिन गुजरते चले गए। बख्तियार ने शादी न की। एक बात यह भी मशहूर हुई कि बख्तियार बड़ी की बजाय छोटी बहन के साथ शादी करना चाहता है। छोटी बहन का नाम राहिला था। आखिर ये दिन आ गया कि बख्तियार पर किसी ने हमला किया। तलाक और कातिलाना हमले में तकरीबन 1 साल का वक्फा था। क्या बख्तियार की बीवी या करीबी रिश्ते के मर्द इतने दिलेर हैं कि उन्होंने तलाक का इंतकाम लिया हो? नहीं, मुझे जवाब मिला। उनमें इतनी हिम्मत होती तो तलाक के फ़ौरन बाद इंतकाम ले लेते। उन्होंने बातें तो बहुत की थीं, लेकिन कुछ कर नहीं सके थे और ना ही कुछ करने की उनमें ताकत थी। ये दोनों मुअज़्ज़िज़ीन बोलते जा रहे थे। मैं बज़ाहिर सुन रहा था, लेकिन मैं दरअसल सोच रहा था। बख्तियार की बीवी के लवाहिकीन को मैंने जहन से उतार दिया था और ये सही था कि इन्हें अगर इंतकाम लेना होता तो बहुत पहले ले चुके होते। मैंने इन दोनों आदमियों की बातें सुन ली, लेकिन ये सब सुनी सुनाई थीं। मैं उनकी हर बात को सच नहीं मान सकता था। आप जानते हैं कि लोग राई का पहाड़ और बात का बतंगड़ बना लेते हैं। स्कैंडल करना हमारे माशरे का बहुत बड़ा हुनर है और यही तफरीह है। फिर भी इन दोनों आदमियों का ममनून था कि उन्होंने मुझे बड़ा कीमती सुराग दे दिया था। मेरे पास शामिल तफ्तीश करने के लिए कुछ अफराद आ गए थे। ये अनवरी और राहिला के दोनों भाई थे। इन पर मुझे ये शक हुआ कि जैसा कि मुझे बताया गया था, उनका याराना बदमाशों के साथ था। ऐसा इम्कान मौजूद था कि इन दोनों में गैरत जाग उठी हो और उन्होंने अपने बदमाश दोस्तों से बख्तियार पर हमला कराया हो। ये इसी सूरत में मुमकिन था कि इन भाइयों ने बख्तियार को अपनी किसी बहन के साथ नाजेबा हरकत करते देखा हो। मेरा ये शक बड़ा ही कमज़ोर था, क्योंकि इन लड़कों के चाल चलन और जिस्मानी हालत के मुतालिक मुझे जो कुछ बताया गया था, इसके पेश नज़र इन दोनों में इतनी गैरत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी। मैं जब थाने के करीब पहुंचा तो ये दोनों मुअज़्ज़िज़ीन मुझसे रुखसत हो गए। थाने में दाखिल होते ही मुझे इत्तला मिली कि ज़ख्मी, जिसे पुलिस की इस्तिलाह में मज़रूब कहा जाता है, होश में आ गया है। मैं वहीं से अस्पताल को दौड़ पड़ा। अस्पताल करीब ही था। मैंने डॉक्टर को साथ लिया और मज़रूब के पास जा बैठा। उसे जो ताज़ा खून दिया गया था, उसकी कुछ सुर्खी उसके चेहरे पर आ गई थी। आदमी जवान और खूबरू था। मुझे उसका आधा चेहरा नज़र आ रहा था। जिस तरफ माथे और आंख पर ज़ख्म था, वो तमाम चेहरा पट्टियों में छुपा हुआ था। उसकी जो आंख सही थी, वो उसने ज़रा सी खोली। मैंने हमदर्दी और शफ़क़त के लहजे में उससे पूछा कि वो कुछ बेहतर महसूस कर रहा है या नहीं। मैंने उसे तसल्ली और दिलासा दिया और पूछा कि वो बयान देने के काबिल है या नहीं। उसने सर हिलाकर बताया कि वो बयान देगा। क्या तुम पर्चा चाक कराना चाहते हो? मैंने बख्तियार से पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, पर्चा तो मैं ज़रूर कराऊंगा। जिसने मुझ पर हमला किया है वो तो दरअसल मुझे कत्ल कर गया था। कौन था वो? मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। किसी पर शक? नहीं, उसने जवाब दिया।
वो नहीफ आवाज़ में बोल रहा था। उसे बोलने में कुछ दिक्कत सी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं इस कोशिश में था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर बात पूछूं और वो भी मुख्तसर जवाब दे। अब तो मुझे भी यकीन हो गया था कि वो ज़िंदा रहेगा। बख्तियार भाई, मैंने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कराऊंगा। मैं खुद ही बता दो कि तुम पर यह वारदात कैसे हुई। मुझे खुद पता नहीं चला कि मुझसे किसी ने क्या लेना था। उसने कहा। मैं घूमते फिरने के लिए खेतों की तरफ चला गया था। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं घूमा तो मेरे माथे पर कुल्हाड़ी पड़ी। मैं चकरा गया। इसके बाद मुझे इतना ही याद है कि कुल्हाड़ी का दूसरा वार मेरे कंधे पर पड़ा। मैंने महसूस किया कि मेरी हंसली कट गई है। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे अपने गिरने का भी होश न था। तुमने उस आदमी को देखा तो होगा, मैंने कहा। बेशक आजकल रातें अंधेरी हैं, लेकिन अंधेरे में भी करीब खड़े आदमी के कद-बुद का अंदाज़ा हो जाता है। उसका कद कैसा था? जिस्म भारी था या दुबला पतला, या कोई ऐसी निशानी जो तुम्हें नज़र आई हो? कुछ ऐसा याद आता है कि उसका कद मुझसे कुछ कम ही था, उसने कहा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख सका, क्योंकि पीछे को मुड़ते ही कुल्हाड़ी मेरे माथे पर आ लगी। क्या तुम अपने ससुराल के किसी आदमी पर या अपनी मुतालिका बीवी के भाइयों पर शक नहीं करोगे? अगर वो इतनी जुर्रत और इतनी ताकत वाले होते तो मैं उनकी लड़की को तलाक देने की कभी जुर्रत न करता, उसने जवाब दिया। उनके दिलों में मेरी इतनी दुश्मनी होगी कि वो मेरी मौत की दुआएं करते होंगे, लेकिन ना मैं उन पर शक करता हूँ, ना आप इन्हें मुश्तबा समझें, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। बख्तियार से मुझे बहुत कुछ पूछना था, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा उसका बयान ना लिया। उसकी एक वजह तो ये थी कि उस पर गुनूदगी तारी होने लगी थी और कमज़ोरी इतनी कि वो बड़ी मुश्किल से बोलता था। दूसरी वजह ये कि वो दो मोअज़्ज़िज़ीन ने मुझे बख्तियार के चाल चलन के मुतालिक जो कुछ बताया था, उसकी तस्दीक बख्तियार से नहीं कराई जा सकती थी। ये पस मंज़र मुझे दूसरों से ही मालूम करना था। मैंने उसका जो बयान कलमबंद किया था वो उसे पढ़कर सुनाया। डॉक्टर ने उससे पूछा कि उसके बयान में कोई चीज़ गलत या फालतू तो नहीं लिखी गई। उसने कहा कि उसका बयान बिल्कुल सही कलमबंद किया गया है और वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। मेरे कहने पर उसने अपने बयान पर दस्तखत कर दिए। फिर डॉक्टर ने इस बयान के नीचे लिखा कि ये बयान उसकी मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया है और इसमें वही कुछ लिखा है जो मजरूब ने कहा है, और ये भी कि बयान देते वक्त मजरूब पूरी तरह होश में था। बख्तियार का बाप और भाई वार्ड के बाहर बैठे थे। मैंने उनसे भी पूछा कि वो पर्चा कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके नाम से मुकदमा दर्ज किया जाए। मैंने इनसे एक बार फिर पूछा कि जिस किसी पर इन्हें मामूली सा भी शक है उसका नाम पता दे दें। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी पर शक नहीं। क्यों पहलवान? मैंने बख्तियार के बड़े भाई से कहा। तुम्हारे ज़हन में कोई आदमी है जिसके मुतालिक तुमने कहा था कि मुझे उसकी लाश मिलेगी? क्या आप उसका नाम बताओगे? मेरा शक बख्तियार के सालों पर था, उसने जवाब दिया। लेकिन अब जब पता चला है कि बख्तियार को खुदा ने ज़िंदगी दे दी है तो मैंने ठंडे दिल से सोचा है कि वो लोग इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। अब मेरा किसी पर भी शक नहीं। मैं उन दोनों को अपने साथ थाने ले गया। बड़े मियाँ, थाने में बख्तियार के बाप को अपने सामने बिठाकर मैंने उससे कहा, अब मुझे ये न कहना कि तुम्हारा बेटा शरीफ आदमी है। मुझे ये बताओ कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी। तुम्हारे जवाब से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं ये बात तस्लीम नहीं करूंगा कि वो लड़की बदचलन थी, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हारे बेटे का चाल चलन सही नहीं था। अब कहो, क्या कहते हो? बाप का सर शर्म से झुक गया। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उसने सर उठाया तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मेरे इस बेटे ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है, उसने कहा। आप ठीक कहते हैं कि उसकी बीवी अच्छी लड़की थी। मेरी और मेरी बीवी की उसने अपनी बेटियों की तरह खिदमत की है। हमें इसलिए भी अच्छी लगती थी कि अपने खून के रिश्ते की लड़की है। मगर बख्तियार ने उसे दिल से कबूल ही नहीं किया। क्या वो किसी और जगह पर फंस गया था? बात कुछ ऐसी ही थी, उसने जवाब दिया। हमारे रिश्तेदारों में अनवरी और राहिला नाम की दो लड़कियां हैं। एक तो वो खूबसूरत हैं, दूसरे इनकी माँ बहुत चालाक है, मर्दों को फांसने की माहिर है। बख्तियार उनके जाल में फंस गया था। शादी से पहले या बाद में? मेरा ख्याल है कि शादी के बाद उसने उनके घर जाना शुरू किया था, उसने जवाब दिया। मेरे कानों तक बातें पहुंचती रहीं कि वो चुड़ैल अपनी एक बेटी बख्तियार को दे रही है और उसे कहती है कि बीवी को तलाक दे दो। वो दरअसल बख्तियार की खाल उतार रही है। मैंने और मेरे बड़े बेटे ने बख्तियार को समझाना चाहा तो उसने हमारी बेइज्जती कर दी।
फिर उसने अपनी माँ को धमकी दी कि उसके साथ फिर कभी ऐसी बात की गई तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद हमने भी उसके साथ बात करने की जरूरत न की, क्योंकि उसने अपनी आदतें बदमाशों जैसी बना ली थीं। फिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और इस बदमाश औरत का मुरीद होकर रह गया। मैंने एक रोज़ उसे कहा कि तुम अगर अनवरी या रायला के साथ ही शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन उसने मुझे कोई दो टोक जवाब न दिया। मेरा ख्याल है कि ये फैसला नहीं कर सका था कि बड़ी के साथ शादी करे या छोटी के साथ। ये मुख्तसर से सवाल और जवाब जो मैंने आपको सुनाए हैं, मैंने उस शख्स से बेअंदाज बातें पूछी थीं। इससे मुझे काम की सिर्फ ये बात मालूम हुई कि बख्तियार बहुत बुरे चाल चलन का आदमी है, और यह भी कि उसका याराना दूसरी औरतों के साथ भी होगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि बख्तियार पर जो कातिलाना हमला हुआ है, ये इंतकामी कार्रवाई है। उसने किसी की बहू बेटी पर हाथ डाला होगा और उन्होंने उसे उल्टा दिया। ये सब कयाफे और कयास थे। अगर मौका वारदात पर औरत का खुरा ना होता तो मैं इस शक पर तफ्तीश करता कि ये शख्स बदकुमाश था और किसी बदकुमाश के हाथों जख्मी हुआ है। गौर करते करते मेरा यह एहसास पुख्ता होता गया कि अनवरी और रायला को शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। मैं हमेशा ख्याल रखा करता था कि किसी मुसलमान औरत को थाने बुलाना ठीक नहीं। मैं मुसलमानों के घरों में चला जाया करता था, लेकिन जब किसी के सीने से कोई सुराख या राज निकालना होता था तो उसे थाने बुला लेता था। थाने का खौफ मेरा काम आसान कर दिया करता था। इन दोनों लड़कियों और इनकी माँ को मैंने थाने बुलाना बेहतर समझा। मैंने इन्हें बुलाने के लिए बगैर वर्दी कांस्टेबल को भेजा। वो काले बुर्कों में आई। उनकी माँ सफ़ेद बुर्के में उनके साथ थी और एक भाई भी साथ था। मैंने चारों को अपने दफ्तर में बिठाया। बुर्कों के नकाब चेहरों पर गिरे हुए थे। लड़कियों के भाई को मैंने गौर से देखा। 19-20 साल का नौजवान था, जिस्म दुबला पतला, गर्दन लंबूतरी, रंग गोरा और नक्श बहुत अच्छे थे। उसके चेहरे पर घबराहट का ये आलम था जैसे अभी रो पड़ेगा। मैंने उससे पूछा कि उसका बाप कहाँ है। उसने बताया कि दुकान पर चला गया है। उनकी कपड़े की दुकान थी। मैंने इन चारों से कहा कि वो डरे नहीं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। इनसे कुछ पूछना है फिर मैं इन्हें पूरी इज्जत से रुखसत कर दूंगा। आप बख्तियार के सिलसिले में हमसे कुछ पूछेंगे? लड़कियों की माँ ने पूछा। यही सिलसिला है, मैंने कहा। उसका आपके घर आना जाना था। मुझे उस शख्स को पकड़ना है जिसने बख्तियार को तो कत्ल किया ही था, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया है। हमसे आप क्या पूछेंगे? माँ ने कहा। हमारे घर तो वो ज़रूर आता था, लेकिन उसकी किसी के साथ अगर बाहर दुश्मनी थी तो हम क्या बता सकते हैं? मैंने आपसे कहा है कि आप डरे नहीं। मैंने कहा, आपका इस वारदात में हाथ नहीं। मैं आपका मुसलमान भाई हूँ, आपकी इज्जत का पूरा ख्याल रखूँगा। औरत वाकई चालाक थी और ज़बान की तेज़ मालूम होती थी। कहने लगी, हमारी इज्जत रही कहाँ गई है जिसका आप ख्याल रखेंगे? किसी औरत का थाने बुलवाए जाना इज्जत अफजाई तो नहीं? महल्ले के लोग जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे। मैंने उसे समझा बुझाकर कहा कि अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में है। अगर आप और आपकी बेटियां मेरे सवालों का सही सही जवाब देंगी तो आप इज्जत से रुखसत होंगी। आपकी बड़ी बेटी को यहीं बैठा रहने दें और बाकी सब बाहर बैठें। मैं आपको अलग थलग बिठाने का इंतज़ाम किए देता हूँ। बड़ी बेटी अनवरी मेरे पास रह गई। उसने बुर्के का नकाब उठा दिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खातिर आदमी कातिल भी हो सकता था और मकतूल भी। मैंने उसका खौफ और हिजाब ख़त्म करने के लिए उसे हमदर्दाना लहजे में बहुत कुछ कहा और ख़बरदार भी किया कि वो कुछ छुपाने की कोशिश ना करे। उसे ये भी बताया कि वो मुझे जो कुछ भी बताएगी वो मैं लिखूँगा नहीं और किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने मुझे क्या बताया है। मुझे बहुत सी बातों का इल्म है, मैंने उसे कहा। पुलिस के पास घर घर की खबर होती है। किसी के घर की कोई बात छुपी हुई नहीं होती। अगर तुम कुछ छुपाओगी या झूठ बोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा, और अगर सच बोलोगी तो मैं तुम्हारा पर्दा कायम रखूँगा। जहाँ मैंने महसूस किया कि तुम मुझे धोखे में रखने की कोशिश कर रही हो तो मैं पुलिस वाला सलूक करूँगा। फिर तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मुझे ये बता दो कि बख्तियार ने तुम्हारे साथ अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो खामोश रही और मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। उसने तुम्हारी खातिर अपनी बीवी को तलाक दी थी। मैंने कहा। वो तुम्हारे घर आता रहा, फिर शादी क्यों ना हो सकी? वो फिर भी खामोश रही। अब उसने सर झुका लिया। अनवरी, मैंने कहा, तुम्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी बोलोगी उतनी जल्दी थाने से निकलोगी। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम कुछ छुपा रही हो। क्या ये सच है कि तुम्हारी माँ ने बख्तियार से कहा था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे और तुम्हारे साथ शादी कर ले?
उसने सर हिलाकर बताया कि ये सच है। क्या तुमने बख्तियार को पसंद कर लिया था? अब उसके मुंह से बड़ी धीमी सी जी निकली। तुम्हारे रिश्ते का कोई और उम्मीदवार भी था? मैंने पूछा। मेरा मतलब है किसी और के साथ तुम्हारी बात पक्की हो चुकी थी? मेरी माँ तो 3 लड़कों के साथ मेरी बात पक्की कर चुकी थी, उसने कहा। लेकिन वो मेरा रिश्ता बख्तियार को देने का फैसला कर चुकी थी। मुझे ये भी मालूम करना था कि अनवरी के और उम्मीदवार थे या नहीं। अनवरी ने 1 की बजाय 3 बता दिए। क्या इन 3 में से तुम किसी को पसंद करती थीं? मैंने पूछा। वो फिर झेंप गई। मैंने बहुत सी बातें कह सुनकर उसकी झिझक दूर की। बहुत दिमाग सोजी करनी पड़ी। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि ये सारी बातें आपको सुनाऊं। आपको काम की बात ये सुनाता हूँ कि मैंने अपनी ज़बान का जादू चलाकर उसकी ज़बान खुलवा ली। वो मर जाता तो मैं खुश होती, अनवरी ने कहा। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने बताया कि बख्तियार ने उसे यूं धोखा दिया था कि बख्तियार उनका करीबी रिश्तेदार था, इसलिए वो इससे पर्दा नहीं करती थी। बख्तियार ने शादी के बाद अनवरी के घर आना जाना शुरू कर दिया। वो खूबरू आदमी था और हंसमुख भी था। उसने अनवरी की माँ के साथ बेतकल्लुफ़ी पैदा कर ली और उसे तोहफे देने लगा। अनवरी को ये शख्स अच्छा लगने लगा। ये मौका शायद माँ ने ही पैदा किया होगा कि बख्तियार अनवरी को अलग कमरे में मिला। उसने अनवरी से कहा कि वो उसे दिलो जान से चाहता है, मगर उसकी शादी ऐसी लड़की से कर दी गई है जो कि बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। इस तरह वो जब भी अनवरी के घर आता तो अनवरी की माँ के मुंह में हड्डी देकर अनवरी को अलग कमरे में बिठा लेता। वो रूहानी मोहब्बत का इजहार करता और अपनी बीवी का रोना रोता। अनवरी उसकी गमखार बन गई। राहिला ये मुलाकातें देख रही थी, लेकिन वो खुश थी कि उसकी बहन को बड़ा अच्छा रिश्ता मिल रहा है। अनवरी, जो कुछ देर पहले तक झेंपी और झिझक रही थी, अब खुलकर बोलने लगी। जिस तरह मुशायरे में किसी फजूल से शायर को दाद देनी शुरू कर दो तो वो एक के बाद दूसरी नज़म सुनाता चला जाता है, इसी तरह मैं अनवरी की हौसला अफजाई ऐसे तरीके से करता रहा कि उसकी ज़बान बेकाबू हो गई। उसकी एक वजह और भी थी। अनवरी के जज्बात को बख्तियार ने बुरी तरह कुचल डाला था, तो अनवरी ने यह गुबार भी निकालना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती थी कि मुझे ऐसा खामिद मिल रहा था जो मेरी पसंद का था। अनवरी ने कहा कि मुझ पर उसकी मोहब्बत जादू बनकर तारी हो गई थी। मैं उसकी मामूली सी बात को भी हुक्म समझती थी। वो कहा करता था कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो मुझे दोनों जहान भूल जाते हैं। वो ऐसी बातें करता था जो मेरे दिमाग में कब्जा कर लेती थीं और मैं उसी की होके रह जाती थी। आपने जो ये सवाल पूछा है कि उसने अपनी बीवी को तलाक दी तो 1 साल बाद तक भी उसने मेरे साथ शादी क्यों नहीं की, अब मैं आपको उसकी वजह भी बता देती हूँ। मुझे मालूम ना था कि ये मोहब्बत महज रूहानी मोहब्बत नहीं है। 5-6 महीनों बाद मुझे पता चला कि अब बख्तियार मेरी छोटी बहन में दिलचस्पी ले रहा है। मैंने माँ को बताया। माँ ने कोई ख़ास तवज्जो न दी। मैंने खुद अपनी बहन से बात की। बहन ने मुझे हंसकर टाल दिया। हमारा मकान इस किस्म का है कि इसमें कमरे ज़्यादा हैं। 2 कमरों के दरवाजे बाहर को खुलते हैं। राहिला चूँकि ज़िद्दी लड़की है, इसलिए ज़िद करके उसने पहले ही अपना कमरा अलग कर रखा था। मुझे 2-3 महीने बाद पता चला कि बख्तियार रात को बाहर से आता है और राहिला अपने कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। मुझे मालूम था कि ये मोहब्बत पाक हो ही नहीं सकती। राहिला के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा भी हुआ, फिर हमारी बोलचाल बंद हुई। मेरी माँ ने राहिला से कुछ भी न कहा। ये उन तोहफों और पैसों का फतूर था जो बख्तियार हमारे घर में फेंकता रहता था। मेरी बोलचाल बख्तियार के साथ भी बंद हो चुकी थी। अब मुझे ये पता चल चुका था कि बख्तियार इंतहाई अय्याश और बदकिरदार शख्स है। अब मैं ये नहीं सोचती थी कि राहिला ने मुझसे मेरा होने वाला खामिन छीन लिया है, बल्कि मेरे सामने मसला ये आ गया था कि अपनी बहन को इस शैतान सिफ्त इंसान से किस तरह बचाऊं। लेकिन राहिला अंधी हो चुकी थी। अंधी तो मैं खुद भी हो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि हम दोनों बहनें सारे शहर में बदनाम हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि हम मेरे रिश्ते के उम्मीदवार 3 थे। उनमें 2 को तो मैं किसी शुमार कतार में शामिल नहीं करती थी, ना ही मेरे घर वाले करते थे। अलबत्ता एक था जो मुझे भी अच्छा लगता था और मेरी माँ भी उसे पसंद करती थी। उसके साथ बात तकरीबन पक्की हो चुकी थी, लेकिन बख्तियार का आना जाना शुरू हो गया और घर का नक्शा ही बदल गया। जब मैं बख्तियार के फंदे में पूरी तरह फंसी हुई थी तो हमारे रिश्ते की एक बुजुर्ग औरत एक रोज़ मेरे पास आई। उसने मुझे उस आदमी का पैगाम दिया कि तुम मुझे ठुकरा दो, लेकिन इस आदमी बख्तियार के जाल से बचो। ये शख्स बड़ा गंदा खिलाड़ी है।
میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ میری جو بات تم کو ذلیل و خوار ہو کر سمجھے گی وہ اس سے پہلے ہی آج سمجھ لو۔ میری قسمت میں خدا نے ذلیل و خوار ہونا لکھ دیا تھا۔ میں مشتاق کی جس نے پیغام بھیجا تھا بات نہ سمجھ سکی۔ جب میں اپنا آپ لٹا چکی اور بختیار میری بہن کا ہو کے رہ گیا تب انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ میں ایک رات ایک شادی پر گئی۔ وہاں عورتوں اور مردوں کا بہت ہی ہجوم تھا۔ لڑکیاں ناچ کود رہی تھیں۔ میں عورتوں اور مردوں کے ہجوم میں سے گزرتی ہوئی ڈیوڑی کی طرف جا رہی تھی کہ میں مشتاق سے ٹکرا گئی۔ اس نے سرگوشی میں مجھ سے میرا حال احوال پوچھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ حال بہت برا ہے۔ اس نے سرگوشی میں ہی کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ وہ دراصل وہاں شادی کے انتظامات میں مصروف تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہاں پر ابھی کچھ اور لوگ بھی موجود تھے تو میں دوپٹے کو چہرے پر لٹکا کر ان لوگوں میں سے نکل گئی۔ ایسے موقعوں پر کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے اور وہ کدھر جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ میں مشتاق کے پیچھے ایک اندھیری گلی میں پہنچ گئی اور وہ رک گیا۔ مشتاق نے پوچھا کہ حال کیوں برا ہے؟ میں نے اسے یہ تو نہ بتایا کہ میں اپنی آبرو کھو چکی ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ بختیار نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا اور اب مجھے ٹھکرا کر میری بہن کے کمرے میں گھسا رہتا ہے۔ وہ دراصل میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، خالی تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے دھتکار دیا۔ اس نے راحیلہ کے ساتھ وہی دوستی قائم کر لی جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مشتاق کو بتایا کہ تم تو ہمارے ابو کو جانتے ہو اور ہمارے بھائیوں کو بھی۔ ان میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں کہ وہ بختیار کو گھر آنے سے روک سکیں۔ میں نے اور میری ماں نے اسے گھر آنے سے منع کیا تو اس نے ایسی دھمکیاں دیں کہ ہم خاموش ہو گئیں۔ میں نے مشتاق سے کہا کہ میں اور میری ماں بہت بری حالت میں ہیں۔ بدنامی الگ ہو رہی ہے اور ہمارے گھر میں بدکاری الگ ہو رہی ہے۔ میں نے مشتاق سے جھوٹ بولا کہ میں نے اپنی عصمت تو محفوظ رکھی ہے لیکن میری بہن اس سے بچ نہیں سکی۔ میں نے مشتاق سے کہا کہ میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ کہیں سے زہر مل جائے تو بختیار کو دے دوں۔ میں نے مشتاق کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما اور اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے بخش دینا۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اگر میرے ماں باپ نہ مانیں تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ مشتاق مجھے بری طرح چاہتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ جب تک بختیار کا ہمارے گھر میں آنا جانا بند نہیں ہو جاتا کوئی شریف گھرانہ ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ مشتاق نے بڑی دلیری سے کہا کہ میں اس کا آنا جانا بند کروں گا۔ اس ملاقات کے تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ یہ مشتاق کا کارنامہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چونک کر چپ ہو گئی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ ذرا دیر بعد گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے مشتاق کا نام لے کر غلطی کی ہے، آپ اسے پکڑ لیں گے؟ کیا اس کے بعد مشتاق تمہیں ملا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اسے ملنا چاہتی تھی لیکن اس سے ملنا آسان نہیں تھا۔ دیکھو انوری، میں نے شفقت کے لہجے میں اسے کہا، تم نے میرے دل میں بختیار کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ اسے جس کسی نے بھی مارا ہے بڑا ہی اچھا کیا ہے۔ ایسے ذلیل اور بدکار آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ کام مشتاق نے کیا ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں اسے سزا سے بچانے کا بندوبست کر لوں۔ یہ میرے اختیار میں ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں مشتاق کو گرفتار بھی نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی لیکن اس نے پھر وہی بات کہی کہ وہ مشتاق سے ملی نہیں۔ نہ اس کا اسے کوئی پیغام ملا ہے۔ انوری نے آگے ہو کر میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے منت کی کہ میں مشتاق کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ میں نے پیار سے، ہمدردی اور شفقت سے اس کے سینے سے اصل بات نکالنے کی پوری کوشش کر ڈالی لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اسے بالکل علم نہیں کہ مشتاق نے بختیار کو مارا ہے۔ بہت وقت صرف کر کے اور ہر طرح کی جھک کے بعد میں یہ ماننے پر آ گیا کہ انوری کو معلوم نہیں۔ بہرحال مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ایک اور مشتبہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں انوری سے مشتاق کے گھر کا اتا پتا معلوم کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ ذرا باہر بیٹھو۔ میں باہر نکلا۔ تقریباً 60 سال کی عمر کا ایک معزز سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ انوری کا باپ ہے۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ گورے رنگ کا یہ بوڑھا جوانی میں خاصا خوبصورت رہا ہوگا۔ اب تو اس کے کندھے آگے کو آ گئے اور سر جھک گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور بختیار جیسے آدمی کو اس نے اپنے گھر میں آنے کی کھلی چھٹی کیوں دے رکھی تھی؟ اس کی بے نور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے بہت کچھ کہا۔ میں مجبور ہوں جناب عالی،
उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं इस औरत के हाथों सख्त मजबूर हूँ। मेरी बेटियाँ इतनी नेक और शरीफ हुआ करती थीं कि लोग उनकी तारीफ़ किया करते थे, लेकिन माँ ने इन्हें भी अपने रंग में रंग लिया है। खुदा ने मुझे जो बेटे दिए वो ना देता तो मैं इतना ज़्यादा रुस्वा और बदनाम ना होता। औलाद और उसकी माँ ने आज मुझे थाने तक पहुँचा दिया है। इस बूढ़े पर मुझे बहुत तरस आया। मुझे अपना काम करना था, जिसकी तकमील के लिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि इस बूढ़े की दिलजोई के साथ साथ अपने काम की पूछगछ भी करता रहा। इससे मुझे कोई नई बात मालूम न हुई सिवाय इसके कि बख्तियार की बदमाशी से वो डरता था और अपनी बीवी से भी डरता था। क्या मुश्ताक नाम के एक आदमी के साथ आपने अनवरी की बात पक्की कर दी थी? मैंने पूछा। मुझ पर होता तो मैं दोनों बेटियों की बात कभी की पक्की करके इन्हें रुखसत कर चुका होता, बूढ़े ने जवाब दिया। मुश्ताक के साथ बात पक्की हो गई थी, अभी मंगनी नहीं हुई थी कि बख्तियार आन टपका। मेरे पूछने पर उसने ये भी बताया कि मुश्ताक ने उसे 3-4 मरतबा कहा था कि उसके घर में बख्तियार का आना जाना उसकी बेइज्जती का बायस बन रहा है और लोग बड़ी नंगी बातें करते हैं। बूढ़े ने उसे कहा था कि वो बख्तियार को घर में आने से रोकेगा नहीं, लेकिन वो नहीं रुक सका था। मुश्ताक ने आपसे ये नहीं कहा था कि आप अगर इजाज़त दें तो वो बख्तियार को आपके घर आने जाने से रोक दे? आपको किसने बताया है? बूढ़े ने हैरत से पूछा और कहा, ये बात मुश्ताक ने मुझे 2 मरतबा कही थी। मैंने उसे रोक दिया था, बूढ़े ने कहा। मैंने उसे कहा था कि वो बदमाश आदमी तुम्हारी बेइज्जती कर देगा। आखिरी बार मुश्ताक ने ये बात कब कही थी? वो सोच में पड़ गया, फिर बोला, मेरा ख्याल है कि कोई 1 महीने पहले की बात है, जब आपने मुश्ताक से कहा था कि बख्तियार उसकी बेइज्जती कर देगा। तो मुश्ताक ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मालूम नहीं आप लोग उससे क्यों लड़ते हैं, बूढ़े ने जवाब दिया। मुश्ताक ने कहा था कि मैं 1 मिनट में बख्तियार की बदमाशी खफा कर दूंगा। इसके बाद भी मुश्ताक ने कभी आपसे कोई ऐसी बात कही थी? इसके बाद वो शायद 2 या 3 मरतबा मुझे मिला था, बूढ़े ने जवाब दिया। 1 मरतबा उसने मुझसे पूछा था कि मैंने अनवरी का रिश्ता उसे देने का जो फैसला किया था वो कहीं ख़त्म तो नहीं कर दिया। मैंने उसे जवाब दिया था कि बख्तियार ना आन टपकता तो अनवरी उसके घर में पहुंच चुकी होती। मैंने मुश्ताक को यकीन दिलाया था कि मैं अनवरी का रिश्ता उसे ही देने का फैसला किए बैठा हूँ, लेकिन अनवरी की माँ बख्तियार के हक़ में है। ये कब की बात है? 7-8 रोज़ गुजरे। बख्तियार के साथ ये वारदात परसों रात हुई है, मैंने बूढ़े से कहा और पूछा, कल किस वक्त मुश्ताक आपसे मिला था? कल 10-11 बजे के दरमियान मुश्ताक मेरी दुकान पर आया था, बूढ़े ने जवाब दिया। उसने खुशी का इजहार किया था कि बख्तियार को किसी ने पार कर दिया है। क्या आपने उससे पूछा था कि ये कारनामा किसने कर दिखाया है? जी हाँ, बूढ़े ने जवाब दिया। ये तो कुदरती बात है। ये बात हुई थी, मुश्ताक कहता था कि इस लोफर लफंगे ने किसी की बहन या बेटी पर हाथ डाला होगा और अपने किए की सज़ा पा ली। ये बूढ़ा इतना मजबूर और मजलूम था कि दिमाग पूरी तरह उसका साथ नहीं दे रहा था। मैं उससे जो सवाल करता वो सोचे समझे और हेरा फेरी किए बगैर मुझे जवाब दे देता था। इससे तो उसकी बेटी अकल वाली थी। जिसके मुंह से मुश्ताक का नाम निकला तो वो चौंक पड़ी थी कि उसने एक राज मुझे दे दिया है। वो मेरे जहन में मुश्ताक के खिलाफ बड़ा पुख्ता शक पैदा कर गई थी। अब उसके बाप ने इस शक को मजीद पुख्ता कर दिया। मेरा जहन मुश्ताक के गिर्द घूमने लगा। मैंने बूढ़े को बाहर भेज दिया और उसकी छोटी बेटी राहिला को बुला लिया। राहिला ने अंदर आते ही बुर्के का नकाब उठा दिया। वो अपनी बड़ी बहन से ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके जिस्म की साख्त भी अनवरी से ज़्यादा पुरकशिश थी। उसके चेहरे पर भी वही घबराहट थी जो होनी भी चाहिए थी। अनवरी के साथ तो मैंने शफकत और हमदर्दी से बात की थी, राहिला को मैंने खौफ और घबराहट में ही रखना बेहतर समझा। तुम्हारे घर की हर एक बात मुझे पहले से ही मालूम थी, मैंने कहा। अब तुम्हारी बड़ी बहन 2 घंटे मेरे पास बैठ कर गई है तो तुम यूँ करना कि झूठ बोलने की जुर्रत ना करना। मुझे गुमराह करने की कोशिश करोगी तो ये सोच लो कि ये थाना है। मुझे सब कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करूँगा। क्या तुम्हारी माँ को मालूम है कि बख्तियार के साथ तुम्हारे ताल्लुकात हैं? उसने सर झुका लिया। मैंने उसे ज़्यादा सोचने की मोहलत न दी और अपना सवाल दोहराया। उसने आहिस्ता से सर हिलाकर बताया कि माँ को मालूम था। माँ तुम्हारा रिश्ता बख्तियार को देना चाहती थी या अनवरी का? पहले तो अनवरी की बात हुई थी, उसने दबी दबी और शर्माई हुई थी आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन बख्तियार ने अनवरी से तवज्जो हटा ली थी। मुझे इससे कोई ग़र्ज़ नहीं थी कि किसके ताल्लुकात किसके साथ हैं और ताल्लुकात कैसे हैं।
मुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि वो गैरत मंद या कौन सा रकीब था जिसने बख्तियार को कुल्हाड़ी के रास्ते हटाने की कोशिश की थी और कार्रवाई की थी। मैंने राहिला से पूछा कि बख्तियार से पहले उसके ताल्लुकात किसके साथ थे। किसी के साथ भी नहीं, राहिला ने जवाब दिया। मैंने किसी रकीब की निशानदही कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लड़की अपने इस जवाब पर कायम रही कि उसके ताल्लुकात किसी के साथ नहीं थे और ना ही उसने कभी ऐसी बात सोची थी। मैंने उससे ये भी कहा कि कोई आदमी उसकी इज्जत पर हाथ डाले और वो अपने भाइयों को बताए तो उसके भाई क्या करेंगे। उसने जवाब दिया कि वो अंदर जाकर बैठ जाएंगे। इन दोनों भाइयों के मुतालिक मेरा जहन पहले से साफ था, उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी। मैं राहिला से कुछ और पूछने लगा तो उसने कहा कि उसके भाई ऐसे ही हैं। मैंने उससे मुश्ताक के बारे में पूछा कि वो कैसा आदमी है। उसने जवाब दिया कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन तबीयत का बड़ा सख्त है। इसे बाहर भेजकर मैंने उसकी माँ को बुलाया। उसने आते ही बोलना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से इस तरह सुनता रहा जैसे मैं उससे डर गया हूँ। मैंने उसे बोलने दिया। वो हर किसी को कोस रही थी, लेकिन बख्तियार का नाम लेती तो बेचारा बख्तियार कहती थी। चूँकि मैं खामोश था इसलिए वो बोलती ही चली गई। जब उसने कहा कि मेरी शरीफ बेटियों को बदनाम कर दिया गया है तो मैं ज़ब्त न कर सका। तुम जैसी बेगैरत माओं की बेटियों की किस्मत में सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं लिखा होता। मैंने आगे झुककर कहा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस बेचारे बख्तियार को किसने कत्ल करने की कोशिश की है। क्या तुम इस मामले में मुझे कुछ बता सकती हो? मैं क्या बता सकती हूँ, उसने कहा। मैं तो पर्दादार औरत हूँ, तुम्हारा कोई पर्दा नहीं रहा। मैंने कहा, मुझे साफ साफ बता दो कि तुमने बख्तियार के होते हुए अपनी किसी बेटी का सौदा किसी और के साथ कर दिया था। उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने अपना सवाल दोहराया और कहा कि अब मैं उसे बहस की और ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। उसने उखड़े उखड़े लहजे में ऊट पटांग सा जवाब दिया। क्या तुमने मुश्ताक को अनवरी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था? नहीं, उसने जवाब दिया। क्या मुश्ताक ने या उसकी माँ या उसके बाप ने तुम्हें कभी कहा था कि मंगनी है, शादी कर दो? उन्होंने तो कई बार कहा था, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं अभी सोच में पड़ी हुई थी। तुम क्या सोच रही थी? मैंने कहा, यही सोच रही होंगी ना कि मुश्ताक को साफ जवाब दे दूं, क्योंकि तुमने बख्तियार को फांस जो रखा था। हाँ, उसने जवाब दिया। मैं मुश्ताक को साफ जवाब दे देना चाहती थी। क्यों? मैंने पूछा। उसमें क्या खराबी थी? वो अच्छा आदमी नहीं, उसने जवाब दिया। लड़ाई झगड़े बहुत करता है और गुस्सीला भी है। इस औरत ने मुश्ताक के खिलाफ बहुत सी बातें की जिनमें मुबालगा भी नज़र आ रहा था। मेरी नज़र दो पहलू देख रही थी, एक ये कि मुश्ताक वाकई लड़ाई झगड़े करने वाला और गुस्सीला आदमी है, और दूसरा पहलू ये कि ये औरत बख्तियार को अच्छा साबित करने के लिए मुश्ताक के खिलाफ जहर उगल रही है। मैंने उससे मुश्ताक के मुतालिक कई और बातें पूछीं। ये औरत उसके खिलाफ ही बोलती रही। इससे मुझे और कुछ भी हासिल न हुआ। मैंने इन सबको जाने की इजाज़त दे दी। जो आदमी पहले रोज़ घोड़े पर सवार रिपोर्ट लेकर आया था, पता चला कि वो सुबह से थाने में बैठा है। मुझे उससे मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे ये कहकर घर जाने की इजाज़त दे दी कि वो इस केस में गवाह है, इसलिए वो गांव से लंबे अरसे के लिए गैर हाजिर न रहे। मैंने एक कांस्टेबल को मुश्ताक का पता देकर कहा कि उसे यहाँ ले आए। मेरा एएसआई वापस आ गया था। वो जिस काम के लिए गया था, मैं उसकी रिपोर्ट लेने बैठ गया। थानों में यूँ तो नहीं होता कि एक वारदात की रिपोर्ट आए तो सारा थाना उसकी ही तफ्तीश में लग जाए। कुछ देर बाद मुझे बताया गया कि मुश्ताक आ गया है। मैंने कहा कि उसे बिठाओ। एक तो मैं एएसआई के साथ मसरूफ़ था और दूसरे इसलिए भी मैंने मुश्ताक को इंतज़ार में बिठा दिया कि इस किस्म के मुश्तबा से पूछगछ उमूमन आधी रात के बाद की जाती है। वो वक्त गहरी नींद का होता है। जब नींद का गुलबा हो तो तफ्तीश के दौरान मुश्तबा के अंदर मदाफ़ियत की क़ुव्वत कमज़ोर पड़ जाती है। वो तफ्तीशी अफसर के सवालों के गलत जवाब तलाश करने में दिक्कत महसूस करता है। मेरी नज़र में मुश्ताक मुश्तबा नहीं, मुज़्रिम था। मैं एएसआई से फारिग होकर घर चला गया, नहा धोकर खाना खाया और सो गया। मेरी आँख खुली तो सुबह की अजान हो रही थी। मुझे रात 12 साढ़े 12 बजे जागना था, लेकिन मैं किसी को बताना भूल गया था। सबसे पहले मुश्ताक का ख्याल आया कि वो रात भर थाने में रहा होगा। इसका मुझे कोई अफसोस न हुआ। कांस्टेबलों की बारिक में एक रात गुजारकर उसका दिमाग नर्म पड़ चुका होगा। मैं इत्मीनान से तैयार होकर थाने गया तो मुश्ताक को अपना मुंतज़िर पाया। मैं बरामदे में खड़ा था। मुश्ताक मेरे पास आया, कहने लगा कि उसे किस जुर्म में पूरी रात थाने में रखा गया है।
मैंने दोस्ताना अंदाज से उसका बाजू पकड़ा और उसे बरामदे से उतारकर कच्ची ज़मीन पर ले गया। मैंने कहा कि हमारे साथ उसे इतनी सी भी मोहब्बत नहीं कि एक रात हमारा मेहमान रह सके। अल्लाह आपकी मेज़बानी से बचाए, मुश्ताक ने शगुफ्ता लहजे में कहा। मैंने नीचे देखा, उसने शूज़ पहन रखे थे। मैंने ज़मीन पर उसके पाँव का निशान देखा तो मुझे बड़ा खुशगवार सा धचका लगा। ये वही मर्दाना खुरा था जो एक औरत के खुरे के साथ मौके वारदात पर देखा गया था। एक पाँव का तला मरम्मत किया हुआ था। मैंने पहले ही खोजी को बुलवाने के लिए कांस्टेबल भिजवा दिया था। उसके खुरे का मोड़ थाने में मौजूद था। मैं मुश्ताक को अपने दफ्तर में ले गया। मुश्ताक भाई, मैंने उसे कहा, लंबी चौड़ी बातों को छोड़ो। मैंने बख्तियार के मुतालिक जो कुछ सुना है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी उसके साथ यही सलूक करता जो तुमने किया है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे साथ मौके वारदात पर जो औरत थी वो कौन थी? जो मैंने किया है, मुश्ताक ने हैरत ज़दा होकर कहा। मुझे उसके साथ तो अभी बात करने का भी मौका नहीं मिला था। ना मैं मौके वारदात पर था, न कोई औरत मेरे साथ थी और ना मैं इस कुमाश का आदमी हूँ। मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करो मुश्ताक, मैंने कहा। मैं मुकम्मल शहादत इकट्ठी करने के बाद तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। अपनी ज़बान से बता दो कि तुमने उसे कत्ल करने की कोशिश की है। आप क्या कह रहे हैं? उसने पूछा और कहा, मैंने उस पर हमला नहीं किया। मैं ये आपको बता दूं कि मैं उसे बख्शना नहीं चाहता था। अगर उस पर यह हमला ना होता तो मैं उसे अगर जान से ना मारता तो उसकी एक टांग या बाजू ज़रूर तोड़ देता। मेरी बात गौर से सुनो मुश्ताक। नहीं जनाब, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई शहादत मिली है तो वो मुझे ना बताएं। आप तजुर्बेकार थानेदार हैं, खुद इस पर गौर करें कि खोटा खरा अलग हो जाने तक मुझे हवालात में बंद कर दें। मैं अपनी सफाई में सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बख्तियार पर हाथ नहीं उठाया। मैं आपको फिर ये बता देता हूँ कि मेरे दिल में बख्तियार की नफरत भरी हुई है। मैंने सुना है कि वो मरेगा नहीं। अगर ठीक होकर वो अनवरी और राहिला के घर गया तो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। क्यों? मैंने पूछा। इतनी ज़्यादा नफरत की वजह क्या है? अगर आपको वाकई शहादत मिल गई है तो ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मुश्ताक ने कमाल दिलेरी और खुद एतमादी से कहा। अगर आप मेरी ज़बान से वजह सुनना चाहते हैं तो सुन लें। इस शख्स ने 2 पाकबाज बहनों को ख़राब किया है। इनकी माँ बेशक बदनाम औरत थी लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं थीं। मैं अनवरी के साथ शादी करना चाहता था और अनवरी खुश भी थी, लेकिन इस शख्स ने ऐसा चक्कर चलाया और ऐसी नौसरबाजी की कि उसने अनवरी के साथ शादी का वादा करके उसकी छोटी बहन को भी ख़राब करना शुरू कर दिया। ये मालूम करने के लिए कि मुश्ताक कहाँ तक सच बोल रहा है, मैंने ये जानते हुए कि उसकी और अनवरी की मुलाकात हुई थी, उससे पूछ लिया कि उसे अनवरी तो कभी नहीं मिली होगी। मैंने उसे ये कहकर रुखसत कर दिया कि मुझे शायद उसे गवाह बनाने की ज़रूरत पड़े। जब ज़रूरत पड़ी मैं उसे बुला लूँगा। मैं उसे फ़ौरन रुखसत करना चाहता था क्योंकि मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त मुखबिर आया बैठा था। वो मेरे इलाके का ऊंचे दर्जे का बदमाश था। बाकायदा जुराइम पेशा नहीं था, लेकिन उसकी ज़िंदगी और उसका ज़रिया माश मुजरिमाना था। उसका मेल जोल शहर के बड़े बड़े ताजिरों और साहूकारों के साथ था। किसी की रकम कहीं फंस जाए तो ये शख्स निकाल लाता था। सब उससे डरते थे। पुलिस का वो माहिर और कीमती मुखबिर था। इस तरह उसने पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया था। कई पेचीदा वारदातों में शख्स ने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने उसे इशारा किया कि मेरे दफ्तर में आ जाए। वो जब मेरे दफ्तर में आया तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र की औरत भी थी। मलिक साहब, आप भी क्या याद रखेंगे? उसने दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से अपना हाथ आगे किया और मैंने उससे हाथ मिलाया। उसने इस औरत की तरफ इशारा करके पूछा, इसे जानते हैं आप? नहीं जानता तो अब जान लूँगा। मैंने उस औरत की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, वैसे मैं इसे पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ। मैंने इसे कहा था कि ये वारदात हो गई है, कोई खबर लाओ, मलिक साहब परेशान हैं। उसने कहा, ये बड़ी कीमती चीज़ है मलिक साहब, आप इसकी कारीगरी देखेंगे तो इसकी बाकायदा तनख्वाह मुकर्रर कर देंगे। क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खिदमत करूँगा। आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी, बाली ने कहा। मैंने अपना काम कर दिया है, असल बात इससे सुन लें। और वो मेरे साथ हाथ मिलाकर चला गया। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा रज़िया है, उसने कहा, लेकिन मुझे रज्जी कहते हैं। क्या खबर लाई हो? मैंने उससे पूछा और कहा कि तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं तुम्हें पक्का वादा देता हूँ कि तुम्हारी इस खबर ने मेरे काम कर दिया।
तो मैं तुम्हें अपनी पक्की मुखबिर बना लूँगा। अगर बाली मुझसे ना पूछता तो मैं ये राज किसी को भी ना देती। रज्जी ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। तुम्हें ज़्यादा उजरत मिलने की तवक्को नहीं थी क्या? नहीं, उसने कहा। पेट पालने का यही एक जरिया है, यह ख़त्म होने का डर है। तुम पेट पालने की फिक्र ना करो, मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम्हारी सिफारिश बाली ने की है, समझो कि तुम्हारे लिए रोज़ी का बाइज़ जरिया बन गया है। अब बात करो, मैं तुम्हारा ये नुकसान पूरा कर दूंगा। बख्तियार उस रात एक बड़ी खूबसूरत और जवान औरत से मिलने वहाँ गया था। रज्जी ने कहा, उसका नाम वहीदा है और वो शादीशुदा है। तुम किस तरह यकीन से कह सकती हो? इस मुलाकात का इंतज़ाम मैंने ही किया था, रज्जी ने कहा। इस औरत ने बड़ी लंबी बात सुनाई। मैं आपको आपकी दिलचस्पी की बात सुना देता हूँ। सबसे पहले तो ये सुन लें कि रज्जी ने यह पेशा कैसे इख्तियार किया था। वो हिंदुओं की बेटी थी, नौजवानी में एक मुसलमान को दिल दे बैठी। वो उसे उस शहर में ले आया और उसे मुसलमान करके उसके साथ शादी कर ली। कुछ अर्सा खामिद ने उसे यहीं रखा। हिंदुओं ने बहुत शोर शराबा किया था, लेकिन लड़की मुसलमान होकर एक मुसलमान की बीवी बन चुकी थी। दोनों ने पुलिस के अंग्रेज अफसरों को दरखास्त देकर पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया था। खामिद के साथ उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती रही। कुछ अरसे के लिए खामिद इसे किसी और शहर में ले गया। चंद साल वहाँ रहकर फिर इस शहर में आ गया। रज्जी औलाद के मामले में बड़ी बदकिस्मत साबित हुई। जो भी बच्चा पैदा होता था चंद माह जिंदा रहकर मर जाता था। शहर में उन्होंने अपना मकान बना लिया था। तब वो मेरे पास आई। इससे 7-8 साल पहले उसका खामिद मर गया था। उस वक्त उसकी उम्र 30 साल से खासी ऊपर हो चुकी थी। उसका कोई सहारा न रहा। अपने माँ बाप के घर तो वो जा ही नहीं सकती थी। उसके साथ ज्यादती ये हुई कि उसके ससुराल ने भी उसे कबूल न किया जिंदा रहने के लिए। रज्जी ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। बड़े अच्छे जिस्म और अच्छी खासी शक्ल सूरत की औरत थी। बाज़ अफराद ने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। ये अपना दामन बचाती रही, लेकिन जिंदा रहने की ज़रूरत ने उसे बाज़ रुपए पैसे वालों की अय्याशी का जरिया बना दिया। आखिर बाली के साथ उसकी दोस्ती हो ही गई। इसके बाद इस पर बुरी नज़र रखने की किसी को जरूरत ना हुई। रज्जी ने एक कारोबार और भी शुरू कर दिया। मैं अपनी कहानियों में इस कारोबार के मुतालिक कई बार लिख चुका हूँ। यह है पैगाम रसानी, यानी चोरी छुपे मुलाकातें कराना। इस फन में उसने महारत हासिल कर ली। चूँकि वो हंसमुख थी और बातें करना जानती थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में अपनी इज्जत पैदा कर ली। उसके खुफिया कारोबार का किसी को पता न चल सका। ऐसी औरतें आज भी शहर के गली कूचों में और महलों में देहात में पाई जाती हैं। बख्तियार ने इसे बहुत इस्तेमाल किया। इस शिकार में वो रज्जी को खासी उजरत देकर इस्तेमाल करता था। रज्जी ने बख्तियार का दोस्ताना मुत्तहिद औरतों के साथ कराया था। अनवरी और राहिला की माँ तक पहला पैगाम रज्जी ही लेकर गई थी। अब वो एक और जवान और शादीशुदा औरत के पीछे पड़ा हुआ था। रज्जी ने कहा, यह है वहीदा। यह लड़की अनवरी और राहिला की सहेली है। बख्तियार ने मुझे बताया था कि अनवरी और राहिला के घर उसने वहीदा के साथ थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी पैदा कर ली है। बाकी काम तुम कर दो। मालूम कर लेना कि वहीदा नकद चाहती है या तोहफे तहफ़ पर राजी होगी। मैंने अपनी ज़बान का कमाल दिखाया और वहीदा के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तक बख्तियार की बातें पहुँचाना शुरू कर दी। एक रोज़ बख्तियार ने मुझे बताया कि वहीदा के साथ उसकी मुलाकात हुई है और उसने वहीदा को अपनी नीयत के बड़े साफ इशारे दिए हैं। वो कहता था कि वहीदा हंस पड़ी थी, अगर बुरा मानती तो वो भी पता चल जाता। मैंने वहीदा के घर ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। एक रोज़ बख्तियार ने मुझे कहा कि वहीदा अगर मान जाए तो किसी रात जहाँ वो चाहे मुझे बुला ले। बख्तियार ने कानों की बालियों का एक जोड़ा जो खालिस सोने का था मुझे दिया कि वहीदा तक पहुँचा दो, और वहीदा ने यह तोहफा कबूल कर लिया और मुझे अगले रोज़ आने को कहा। मैं दूसरे दिन गई तो वहीदा ने मुझे कहा कि खानका के साथ वाले खड्डों के इलाके में वो आज रात 10 बजे के लगभग पहुँच जाएगी। बख्तियार से कहना कि आ जाए। वहीदा ने कहा था कि उस रात उसका खामिद घर नहीं होगा। मैंने ये पैगाम बख्तियार को दे दिया। बख्तियार ने मुझे 5 रुपए दिए और कहने लगा कि कल तुम्हारी झोली भर दूंगा। लेकिन अगले दिन पता चला कि बख्तियार अस्पताल में पड़ा है। मैं यहाँ तक ही जानती हूँ। उसने मुझे वहीदा के घर का अता पता दिया। मैंने रज्जी से कहा कि आज से वो पुलिस की बाकायदा मुखबिर है और मैं उसकी तनख्वाह मुकर्रर करके बता दूंगा। मैंने उसे ये ताकीद करके भेज दिया कि वो किसी से जिक्र न करे कि मेरे साथ उसकी क्या बातचीत हुई है। कोई 1 घंटे बाद वहीदा मेरे सामने बैठी थी। उसका खामिद भी उसके साथ आया था। मैंने खोजी को बुलाया। वो अभी थाने में ही बैठा था। ज़रूरी नहीं कि वहीदा वही जूती पहनकर थाने आई हो जो उसने वारदात की रात पहन रखी थी,
ये महज इत्तेफाक था और मेरी खुशनसीबी कि उसने वही सैंडल पहन रखे थे। खोजी ने उसकी जूती का तला देखते ही मुझे सर के इशारे से बताया कि यही खुरा था। मैंने खोजी को बाहर भेज दिया और वहीदा की तरफ तवज्जो दी। वहीदा के चेहरे पर कुदरती तौर पर घबराहट थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जो मैंने अनवरी और राहिला के चेहरों पर देखी थी। वहीदा भी इन दोनों बहनों जैसी खूबसूरत थी। औरत की खूबसूरती बड़े बड़े खौफनाक फितने जगाती है। इस खूबसूरती ने बादशाहों के तख्त उल्टे हैं। बख्तियार का वहीदा की खातिर इस तरह जख्मी हो जाना मेरे लिए हैरान कुन नहीं था। काले बुर्के में अपने सामने बैठी हुई वहीदा को देखकर मुझे अफसोस हो रहा था। एक तरफ शैतानी जज्बात थे, दूसरी तरफ सोने के तोहफों की हविस थी, और ये लोग नताइज से नावाकिफ थे। वहीदा, मैंने उससे कहा, मुझे 2 सवालों के जवाब दे दो। पहला ये कि तुम्हें बख्तियार के साथ किसने देख लिया था? दूसरा ये कि जिस आदमी ने बख्तियार पर कातलाना हमला किया था, क्या तुम उसके साथ चली गई थीं? एक तीसरा सवाल भी है, तुम्हारा खामिंद कहाँ है? वहीदा के चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। उसने दांतों से अपने होंठ काटे, अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में उलझाकर चटकाया, बेचैनी को दबाने के लिए कुछ और हरकतें भी की। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकोगी वहीदा, मैंने उससे नर्म से लहजे में कहा। तुम्हारे इर्द गिर्द ऊपर और नीचे ऐसी शहादत और सबूत का जाल बना हुआ है जिससे तुम नहीं निकल सकोगी। तुम किस किस की शहादत को झुटलाओगी? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बशर्ते कि तुम मेरी मदद करो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ये अल्फाज उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकले। मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुमने जुर्म किया है? मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि बख्तियार पर कातलाना हमला करने वाले को तुम जानती हो? मुझे उसका नाम बता दो और निकलो यहाँ से। मैं उसे नहीं जानती, उसने कहा। क्या वो तुम्हारा खामिद नहीं था? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा। ज़रा सी देर चुप रही, फिर बोली, खामिद मेरे साथ था। फजूल बातें ना करो वहीदा, मैंने कहा। तुम थाने में एक थानेदार के सामने बैठी हो। तुम खामिद के साथ वापस आई थी। मैं ये तो नहीं मान सकता कि तुम बख्तियार के साथ चोरी छुपे मुलाकात के लिए गई और अपने खामिद को भी साथ ले गई थी। इतने में खोजी दरवाजे में आन खड़ा हुआ और उसने मुझे सर के इशारे से बाहर बुलाया। बरामदे से बाहर ले जाकर उसने मुझे ज़मीन पर खुरा दिखाया और कहने लगा कि यह है असल खुरा। मुश्ताक जा चुका था, उसका खुरा कुछ परे था। खोजी मुझे एक नया खुरा दिखा रहा था। मैंने इधर उधर देखा। वहीदा का खामिद हमसे चंद कदम दूर टहल रहा था। खोजी ने वहां जाकर देखा और मुझे बुलाया। मैंने वहां वही खुरे देखे। ये वहीदा के खामिद के थे जो वहां टहल रहा था। मैंने उसे अपने साथ लिया और खोजी से कहा कि वो इसके खुरे का गौर से मुआयना करे। खोजी ने फैसला दे दिया कि मौका वारदात पर इसी का खुरा था। इसका मतलब ये था कि ये शख्स अपनी बीवी के पीछे पीछे गया था। इसे किसी तरह पता चल गया होगा कि इसकी बीवी किसी से मिलने गई है। उसने अपनी बीवी को बख्तियार के साथ देख लिया होगा। जाहिर है कि उसने बख्तियार को कुल्हाड़ी से काट दिया होगा। ये शख्स खूबरू और अच्छी हैसियत वाला लगता था। मैंने वही बरामदे में उसे अलग ले जाकर कहा, मैं ये तो नहीं मान सकता कि वो अपनी बीवी को एक गैर मर्द से मिलवाने के लिए रात को बाहर ले गया था। वो मुझे ये बता दे कि वो इस गैर मर्द को कत्ल करने नहीं गया था तो और क्या करने गया था? मुझे मालूम नहीं कि मेरी बीवी ने आपको क्या बताया है, उसने कहा। मैं आपको सही बात बताता हूँ कि मैं वहाँ अपनी बीवी के साथ गया था। क्या तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी बीवी ने बख्तियार से मिलने का वक्त मुकर्रर कर रखा है, इसीलिए तुम्हें साथ गया था, उसने कहा। मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे ये शख्स बहुत ही चालाक हो या मेरा दिमाग जवाब दे गया हो। मुझे ये ख्याल भी आया कि रज्जी मुझे झूठी इतला दे गई है। हफीज़ यार, मैंने उसे कहा, क्या मुझे बता सकते हो कि हम दोनों में से कौन पागल है? या ये बता दो कि मैं शक्ल सूरत से इतना ही अहमक लगता हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हम दोनों के दिमाग सही काम कर रहे हैं, उसने कहा। अगर बख्तियार पर कातलाना हमला ना हो जाता तो मैं और मेरी बीवी उसके साथ जो सलूक करते वो आप सुनकर लुत्फ उठाते, मगर मामला इतना संगीन हो गया है कि मैं डरता हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मेरी बीवी बड़ी सख्त और सच्ची औरत है। वो आपके कमरे में बैठी शायद डर रही होगी, लेकिन वो डरने वाली नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बीवी से पहले आपको बताता हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ वहाँ किस तरह गया था। मैंने अपने लिए बेहतर ये समझा कि पहले इसकी बीवी का बयान ले लूँ। मैंने हफीज़ से कहा कि वो इंतज़ार करे, मैं उसकी पूरी बात सुनूंगा। मैं दफ्तर में जाकर वहीदा के सामने जा बैठा। वहीदा ने आखिर बयान दे ही दिया, लेकिन मेरी नज़र में ये बयान मशकूक था। वहीदा का बयान बड़ा लंबा चौड़ा था। मैं इसके ज़रूरी हिस्से सुनाता हूँ।
उसने बताया कि वो अनवरी और राहिला की सहेली थी। वो कहती थी कि दोनों बहनें बड़े अच्छे अखलाक की हुआ करती थीं। उनकी माँ को वहीदा ने कभी पसंद नहीं किया था। वो दूसरों को उल्लू बनाकर खाने पीने वाली औरत थी। अनवरी और राहिला भी वहीदा के घर आया जाया करती थीं। फिर बख्तियार इन बहनों की पाकीज़ा जिंदगी में दाखिल हुआ। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। वहीदा ने अनवरी को बदलते देखा। फिर देखा कि वो जब भी अनवरी से मिली, अनवरी ने बख्तियार की तारीफों के पुल बांध दिए और उसकी मोहब्बत की बातें की। अनवरी खुश थी कि उसकी शादी बख्तियार से हो रही है। अपनी सहेली को खुश देखकर वहीदा भी खुश हुई। उसने अपने खामिद को बताया कि उसकी सहेली अनवरी की शादी बख्तियार से हो रही है। तो खामिद ने कहा कि बख्तियार काबिल एतबार आदमी नहीं। उसने वहीदा से कहा कि वो अनवरी को बख्तियार के साथ शादी करने से रोके। वहीदा ने अनवरी के साथ बात की तो अनवरी को वहीदा की ये बात पसंद न आई और वो खामोश हो गई। फिर वो दिन आया कि वहीदा ने अनवरी को रोते देखा। अब राहिला उसी तरह खुश थी जिस तरह कभी अनवरी खुश हुआ करती थी। वहीदा अनवरी की राज़दां भी थी। अनवरी ने उसे बताया कि उसने बख्तियार के साथ पाक मोहब्बत की थी, लेकिन बख्तियार ने मोहब्बत को पाक न रहने दिया और अनवरी ने ये सूरत हाल भी कबूल कर ली थी। मगर बख्तियार ने अनवरी से उकताकर राहिला के साथ दिल लगा लिया। वहीदा को मालूम था कि बख्तियार ने राहिला को भी इसी तरह बर्बाद करना है। वहीदा बख्तियार की बीवी को भी जानती थी। वो बड़ी अच्छी लड़की थी। अब वहीदा ने देखा कि बख्तियार एक मासूम लड़की को तलाक देकर अनवरी को धोखा दे चुका है और अब उसकी बहन के पीछे पड़ा है, तो उसके दिल में बख्तियार के खिलाफ नफरत का तूफान उठाया। वहीदा के बयान के मुताबिक बख्तियार ने वहीदा के दिल में अपनी नफरत और ज़्यादा पैदा कर दी थी। वो इस तरह कि उसने वहीदा को चंद मरतबा अनवरी और राहिला के घर देखा। उसने वहीदा के साथ बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की। वहीदा जिंदा दिल लड़की थी। उसने बख्तियार की बेतकल्लुफ़ी का बुरा न जाना और बख्तियार की नीयत को वो न समझ सकी। बख्तियार ने अपनी नीयत का इजहार एक तोहफे की सूरत में किया। वहीदा ने वो तोहफा कबूल कर लिया और अपने खामिद को जाके दिखा दिया। उसका खामिद हफीज़ बड़ा सख्त और दिलेर था। वहीदा और हफीज़ मियाँ बीवी थे, लेकिन इनमें दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी थी। हफीज़ ने कहा कि वो बख्तियार को बाजार में फेंटी लगाएगा। वहीदा ने हंसकर कहा कि तमाशा देखते चलो कि ये शख्स क्या करता है। अगर ये और आगे बढ़ा तो इसे किसी और तरीके से जलील करेंगे। वहीदा ने मुझे तफसील से सुनाया कि बख्तियार किस तरह और आगे बढ़ा, लेकिन इनकी मुलाकात कहीं बाहर न हो सकी। बख्तियार ने रज्जी को इस्तेमाल किया। रज्जी ने बख्तियार के पैगाम वहीदा तक पहुँचाने शुरू कर दिए। उसने आखिरी तोहफा जो भेजा वो कानों की सोने की बालियाँ थीं। इनके साथ बख्तियार का ये पैगाम था कि कहीं बाहर मिलो। वहीदा ने रज्जी से कहा कि वो अगले रोज़ जवाब देगी। वो दरअसल अपने खामिद के साथ बात करना चाहती थी। उसने खामिद से बात की तो खामिद ने कहा कि कल रात उसे खानका वाले खड्डों में बुला लो। हफीज़ और वहीदा ने ये स्कीम बनाई कि वहीदा मैदान में खड़ी रहेगी, बख्तियार आएगा तो वहीदा उसे एक खड्ड में ले जाएगी। हफीज़ करीब ही छुपा हुआ होगा, वो निकल आएगा। फिर दोनों बख्तियार को मारेंगे और पीटेंगे और उसके तमाम कपड़े उतार कर जला डालेंगे और बख्तियार को वहाँ से ऐसा ही भगाएंगे। फिर यूँ हुआ। वहीदा ने बयान देते हुए कहा कि मैं और हफीज़ उसी जगह चले गए जहाँ बख्तियार को आना था। हफीज़ नीचे चला गया और मैं ऊपर खड़ी रही। चंद मिनट गुजरे होंगे कि एक आदमी अंधेरे में साए की तरह आता नजर आया। वो बख्तियार ही हो सकता था। वो मुझसे अभी 15-16 कदम दूर होगा कि उसके पीछे एक और आदमी आया। अंधेरे में इतना ही नजर आता था कि उस आदमी ने आगे वाले आदमी के साथ, जिसे मैं बख्तियार समझती थी, सर पर डंडे और लाठी की ज़रबें लगाईं। आगे वाला आदमी गिर पड़ा। उधर से हफीज़ घर से निकलकर मेरी तरफ आ गया। ज़रबे लगाने वाला आदमी वहाँ से गायब हो गया। मैंने हफीज़ को बताया कि मैंने क्या देखा है। उसने कहा कि आओ देखें ये कौन है जो ज़मीन पर पड़ा है। हम दोनों उस आदमी तक चले गए। वो खून में डूबा हुआ था। हफीज़ ने माचिस जलाकर देखा, वो बख्तियार था। हफीज़ ने कहा कि इस बदबख्त ने किसी और की बहन या बेटी पर हाथ डाला होगा। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, इसने किए की सज़ा पा ली है। हम दोनों वहाँ से वापस आ गए। वहीदा के बयान में रज्जी का जो जिक्र था वो बिल्कुल सही था। मैं रज्जी का बयान ले चुका था। रज्जी ने मुझे बख्तियार और वहीदा की मुलाकातों और आखिरी मुतालिक यही कुछ बताया था, लेकिन मैं वहीदा के सारे बयान को सही नहीं कह सकता था। वहीदा के मुतालिक मैंने ये राय कायम कर ली थी कि सीधी सादी लड़की नहीं। वो बुरके में थी, लेकिन बुरका शराफत का सर्टिफिकेट न था। लड़की तेज मालूम होती थी। वो जब मेरे पास आई तो उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसने बयान खुद एतमादी बल्कि बेखौफी से दिया। इससे मुझे शक हुआ कि उसने अपने खामिद के साथ मिलकर एक कहानी घड़ ली है। मैं इन दोनों के जुर्म के इस जवाब को सही मान सकता था
कि बख्तियार ने वहीदा के साथ बड़ी गंदी दोस्ती लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता था कि उन्होंने जुर्म नहीं किया। मैंने वहीदा को बरामदे में बिठाकर एक कांस्टेबल को इस पर खड़ा कर दिया और उसके खामिद को अंदर बुलाया। अब कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने हफीज से कहा। यह ख्याल रखना हफीज कि मैं तुम्हारी बीवी का बयान ले चुका हूँ। मैंने जिरह करके उससे कुछ ऐसी बातें भी कहलवा ली हैं जो तुम्हारे खिलाफ नाकाबिले यकीन सबूत मुहैया करती हैं। तुम बड़े अक्लमंद और चालाक आदमी हो सकते हो, लेकिन तुम खुद महसूस करोगे कि थाने में एक थानेदार के सामने बैठकर अकल और चालाकी खत्म हो गई है। बेहतर होगा कि सच बात बता दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वहीदा औरत है, उसने कहा। आपने उसे डरा धमकाकर मालूम नहीं क्या कहलवा लिया है। मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो गलत नहीं होंगी। बताओ, मैंने कहा। मैं पूरी तवज्जो से सुनूंगा। उसने बिल्कुल वही बयान दिया जो वहीदा ने दिया था। मैंने अपने तजुर्बे के मुताबिक उसके बयान में से कई सवाल निकाले, बहुत जिरा की, उसे उसके बयान से भटकाने के लिए भी ज़बान का जादू चलाया, लेकिन वो अपने बयान पर कायम रहा। मैंने इस शख्स में भी बेखौफी और खुद एतमादी देखी, लेकिन मैं इतनी जल्दी इन दोनों को बेगुनाह करार देने के लिए तैयार न था। एक ख्याल ये भी आया कि हफीज़ ने अपनी बीवी को बताए बगैर किसी आदमी से कह दिया होगा कि फलां वक्त और फलां जगह बख्तियार जा रखा होगा, उसे कत्ल करना है। वहीदा को अपने खाविंद के इस इंतकाम का इल्म ही नहीं होगा। मेरे लिए इन दोनों की कहानी सिर्फ इस काबिल थी कि मैं दाद देता कि उन्होंने अच्छा बयान घड़ा है। इनके घर की तलाशी ज़रूरी थी। रात के 11 बजे के लगभग का वक्त हो गया था। मैंने अपना ज़रूरी अमला साथ लिया और तलाशी के लिए चल पड़ा। हफीज़ ने रास्ते में मेरी बहुत मिन्नत समाजत की कि मैं उसके बयान पर यकीन कर लूँ और उसके घर की तलाशी ना लूँ, क्योंकि इसमें उसकी बहुत बेइज्जती होगी। मैंने उससे कहा कि वो मुजरिम है या नहीं और उसका बयान काबिले यकीन है या नहीं। मुझे अपना दस्तूर पूरा करना है। अगर वो मियाँ बीवी सच्चे साबित हुए तो मैं उसके महल्ले में इस प्रोपेगंडे का इंतज़ाम कर दूंगा कि ये दोनों बड़े शरीफ लोग हैं और किसी दुश्मनी की गलत मुखबिरी पर इनकी तलाशी ली गई है। थानेदार किसी की इज्जत बेइज्जती का ख्याल नहीं करते। जो सामने आता है उसे थाने भी बुलाया जाता है और उसके घर की तलाशी भी हो सकती है। अगर थानेदार दूसरों की इज्जत बेइज्जती का ख्याल रखें तो जुराइम की वही भरमार हो जाती है जो आजकल आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। मैंने हफीज़ के महल्ले के 2 मोअज़्ज़िज़ अफराद को बुलवाने का इंतज़ाम किया और हफीज़ के घर की तलाशी ली। एक कमरे में से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई। मैंने इस कुल्हाड़ी का नज़री मुआयना किया। उसका फल धुला हुआ नहीं था और ना ही रगड़ा हुआ था। कुछ ऐसा पता भी चलता था कि इंसानी जिस्म पर इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन वारदात में इस्तेमाल किए हुए हथियार नज़र को धोखा दे जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हथियार को इस्तेमाल के बाद रगड़ा और मांजा जाए ताकि खून का निशान बाकी ना रहे। कुछ देर पानी में रखने से भी हथियार का फल साफ हो जाता है। हथियार केमिकल एग्जामिनर के पास भेजे जाते हैं। इनका मुआयना लेबॉर्ट्री में फॉरेंसिक केमिकल्स के ज़रिए किया जाता है। मैंने हफीज़ को अलग करके एक बार फिर कहा कि उसने अगर बख्तियार पर कातिलाना हमला किया या कराया है तो बता दे। अब भी मैं उसे बचाने की गुंजाइश निकाल सकता हूँ। मैंने उसे यह भी कहा कि मैं बख्तियार को जानता हूँ। उसे जिस किसी ने भी कत्ल करने की कोशिश की है बिला वजह नहीं की। अगर बख्तियार कत्ल हो जाता तो मुझे खुशी होती। मैंने हफीज़ से कहा कि मेरी हमदर्दी बख्तियार की बजाय उसके साथ होगी, लेकिन हफीज़ ना माना। मैंने उसे यह भी कहा कि वो और उसकी बीवी बयान दे चुके हैं कि हफीज़ ने अपनी बीवी को बख्तियार को बाहर बुलाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये बयान वहीदा को इस जुर्म में बराबर का शरीक कर सकता है। इसके बावजूद हफीज़ ने कहा कि जो सच्ची बात थी वो कह चुका है। मैंने तलाश और बरामदगी की कागजी कार्रवाई की, इस पर मोअज़्ज़िज़ीन के दस्तखत लिए और मैं हफीज़ और वहीदा को थाने ले गया। हफीज़ को मर्दाना और वहीदा को जनाना हवालात में बंद कर दिया। मेरी तफ्तीश की कामयाबी का इन्हिसार केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट पर था। बहरहाल मुझे खासा इत्मीनान हुआ कि मैंने कुछ न कुछ कामयाबी हासिल कर ली है। रात के 2:30 बज चुके थे। मैं घर जाकर सो गया। सुबह 2 काम करने थे। एक इन दोनों का रिमांड लेना था और दूसरा ये कि कुल्हाड़ी 150 मील दूर केमिकल एग्जामिनर के पास भेजनी थी। मैं सुबह मामूल से ज़रा देर से जागा, तैयार होकर थाने आया और मुहर्रिर हेड कांस्टेबल से कहा कि हफीज़ और वहीदा का रिमांड लेने का इंतज़ाम करें। मैंने थाने के अहाते के फाटक की तरफ देखा तो एक दुबला पतला सा एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए चला आ रहा था। उसे देखकर मुझे कोफ्त हुई। उस वक्त तक
अपनी सर्विस में 4 ऐसे केस मेरे पास आ चुके थे कि हामिद ने अपनी बीवी को किसी के साथ काबिल एतराज़ हालत में देख लिया तो उस बीवी को या बीवी और उसके आशना को कत्ल कर दिया और थाने आ गया। उसने आला कत्ल मेरे हवाले किया और बताया कि वो ये जुर्म कर आया है और लाश या लाशें फला जगह पड़ी हैं। यह आदमी भी मुझे उसी किस्म का हामिद नजर आया। मैं बरामदे में खड़ा उसे अपनी तरफ आते देखता रहा, लेकिन उसके कपड़ों पर खून के छींटे नहीं थे और जब वो मेरे करीब आया तो मैंने उसकी कुल्हाड़ी को देखा, उस पर भी खून नहीं था। वो मेरे सामने आन खड़ा हुआ, कुल्हाड़ी बाएं हाथ में लेकर उसने दायां हाथ माथे पे रखा और मुझे सलाम किया और मुझसे पूछा कि बड़े थानेदार आप हैं? मैंने उसे बताया कि हाँ मैं ही हूँ। उसने मुझे थाने चलने को कहा और मैं उसे अपने दफ्तर में ले गया। बख्तियार पर हमला मैंने किया था, उसने कहा। दूसरे दिन ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि वो जिंदा है। आप मेहरबानी करें, हफीज़ और वहीदा को छोड़ दें। यूं किसी के कहने पर कि उसे छोड़ दो और मुझे बंद कर दो, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने उसे दोस्ताना लहजे में कहा, तुम पूरी बात करो। अगर तुम्हारा बयान मेरे लिए काबिल कबूल हुआ तो मैं तुम्हारे सामने इन दोनों को पूरी इज्जत से थाने से रुखसत करूंगा। अल्लाह आपका भला करे, उसने कहा। फिर सुकून और इत्मीनान की आह भरकर उसने अपना बयान यूं दिया, मुझे उम्मीद थी कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। आपके थाने से मुझे पता चलता रहा है कि आप किस तरह की तफ्तीश कर रहे हैं। जब आपने हफीज़ और वहीदा को बुलाया था उसके थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया था। फिर मैंने पूरी नज़र रखी कि आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। सिर्फ मैं जानता हूँ कि ये दोनों इस जुर्म के मुजरिम नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप इन्हें छोड़ देंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने इन्हें रज्जी के बयान पर पकड़ा है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि रज्जी को कुछ और भी मालूम नहीं था। रज्जी को यहाँ तक ही इल्म था कि वहीदा बख्तियार के इंतज़ार में फला रात को फला वक्त खानका वाले खड्डों के पास मौजूद होगी और बख्तियार उसके पास जाएगा। इस मुलाकात का इंतज़ाम रज्जी नहीं किया था। रज्जी को तो ये भी मालूम नहीं कि वहीदा वहाँ गई थी या नहीं, और रज्जी ये भी नहीं जानती कि इस मुलाकात को रोकने के लिए बख्तियार के पीछे कौन कौन गया था। वो मैं था। बात आगे करने से पहले मुझे ये बताओ कि वहीदा तुम्हारी क्या लगती है? और मैंने उससे ये पूछा। आपको तवक्को होगी कि मैं खून का कोई रिश्ता बताऊंगा, उसने जवाब दिया। मेरा वहीदा के साथ जो रिश्ता है इसे आप रूह का रिश्ता कह लें या दिल का। इसके इस जवाब से मुझे इत्मीनान हुआ कि ये शख्स जो बयान दे रहा है वो गलत नहीं हो सकता। मैं अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ। मैंने रूह और दिल के रिश्तों वाले अक्सर देखे हैं। मैंने देखा है कि भाई अपनी सगी बहनों के लिए इतना ईसार नहीं कर सकते जितना रूह और दिल के रिश्तों वाले करते हैं। आजकल अखलाक और किरदार इस कदर बिगड़ गए हैं कि मगरिब ज़दा सोसाइटी में हमारे बाद पाकिस्तानी अपने दोस्तों के साथ बज़ाहिर जायज़ तरीके से, जिसे वो तहजीब कहते हैं, बीवियों और बहनों का तबादला भी कर लिया करते हैं। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त मुंह बोले बहन भाई अक्सर देखने में आते थे। ऐसे भाई अपनी मुंह बोली बहनों के लिए जाने कुर्बान कर दिया करते थे। मैंने उस शख्स को भी जिसने अपना नाम सगीर बताया था वहीदा का मुंह बोला भाई समझा। चेहरे मोहरे से यह आदमी नशेई सा लगता था। ऐसे आदमियों से हर तरह के ईसार और हिमाकत की तवक्को रखी जा सकती थी। जनाब मलिक साहब, वो कह रहा था, मैं सबसे पहले आपको वहीदा के साथ अपना रिश्ता बता दूं। वहीदा मेरी बिरादरी की लड़की है। वो जब 12-13 साल की थी तो मेरे दिल को अच्छी लगने लगी। जो जो दिन गुजरते गए वहीदा का अच्छा लगना एक ऐसी मोहब्बत बन गया जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं हीले बहाने करके हर रोज़ वहीदा को देख लिया करूँ। मेरे दिल में वहीदा के लिए हमदर्दी भी थी। हमदर्दी इसलिए भी थी कि उसके रिश्तेदारों ने उसके बाप को दिन दहाड़े गली में कत्ल कर दिया। उनमें से एक आदमी को फांसी की सज़ा हुई और दूसरे को 10 साल सजाए कैद। ये जायदाद का तनाज़ा था जो बाद में अदालत में चला गया था। अदालत ने वहीदा की माँ की मिल्कियत पूरी पूरी तस्लीम कर ली थी। अगर ये जायदाद वहीदा की माँ को न मिलती तो वो माँ बेटी भीख मांगती फिरती। इनके लिए अल्लाह का और इसके बाद जायदाद का बड़ा सहारा था जो अब भी है। वहीदा का कोई भाई नहीं। जिस तरह वहीदा खूबसूरत है इसी तरह उसकी माँ भी खूबसूरत थी। लोगों को आप जानते हैं कि बेआसरा बेवा को वो बड़ी कमज़ोर चीज़ समझते हैं और उसे सौ लालच देते हैं। वहीदा की माँ के करीबी रिश्तेदार कोई नहीं थे। दूर के रिश्तेदारों ने उसकी परवाह न की।
इस औरत की अब दुश्मनी भी पैदा हो गई थी। ये औरत दो किस्म के आदमियों के घेरे में आ गई, एक जो उसे आरजी या मुस्तकिल बीवी बनाना चाहते थे, दूसरे उसके दुश्मन। इब्तिदा में इसे तंग और परेशान किया गया। उस वक्त इस औरत की उम्र 30 साल से कुछ ऊपर हो चुकी थी। सब कहते थे कि अब ये औरत गुमराही की ज़िंदगी गुजारेगी या इसकी ज़िंदगी तलखियों में गुजरेगी। जनाब मलिक साहब, मैं अब भी चाहता हूँ कि इस औरत के पाँव पर सजदा करूँ। इसने अपनी आबरू को अपना ईमान बना लिया और मर्द बनकर मर्दों के सामने आ गई। मैं अगर इस औरत की मर्दानगी की कहानी सुनाने लगूं तो आप मानेंगे नहीं और दूसरे आप मुझे चुप करा देंगे और कहेंगे कि तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने ये वारदात किस तरह की है। मुख्तसर ये कि इस औरत ने किसी गैर मर्द का सहारा नहीं लिया। गली में खड़े होकर इसने महल्ले के 3-4 मोअज़्ज़िज़ आदमी बुलाए और जिस किसी ने उसे परेशान किया था या कोई उल्टी सीधी बात कह दी थी, उसे उसके घर से या उसकी दुकान से गिरेबान से पकड़ कर ले आई और मोअज़्ज़िज़ लोगों के दरमियान ला खड़ा किया। क्या आप मानेंगे कि इसने 2 हट्टे कट्टे जवानों को गली में उल्टा कर दिया था। अब तक लोग इससे डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इसे महल्ले के बुजुर्गों ने दूसरी शादी के मशवरे भी दिए थे, लेकिन इसने अपने दिल से अपने मरे हुए खामिद का नाम निकलने न दिया। अगर आज वो जिंदा होती तो वो यहाँ थाने में बैठी होती, और अगर वहीदा मुजरिम होती तो माँ अपने हाथों से उसका गला घोट देती, और अगर आप इसे बेगुनाह हवालात में बंद कर देते तो फिर आपकी खैर नहीं थी। वहीदा इस माँ की बेटी है। इसमें भी माँ ने अपने जैसे औसाफ और अपनी जैसी दिलेरी पैदा की है। ये वहीदा मेरे दिल में उतर गई थी। आप जानते हैं कि लड़की जब जवान होती है तो जहाँ उसका रिश्ता लेने वाले उसके घर के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ बास मगज फिरे जवान उससे दोस्ती हासिल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। फिर जिसे रिश्ता नहीं मिलता या जिसे लड़की दोस्ती से धुतकार देती है, वो उसे बदनाम करने लगते हैं। लेकिन वहीदा के चाल चलन के मुतालिक कभी किसी ने कोई बात न की, बल्कि महल्ले वाले वहीदा के इखलाक की कस्में खाते थे। मैं लड़कपन में वहीदा के घर जाया करता था। ये सिलसिला हमारे जवान होने तक जारी रहा। वहीदा 16-17 साल की हुई तो भी उसने मेरे साथ बचपन और लड़कपन वाली बेतकल्लुफ़ी रखी। मैंने एक रोज़ वहीदा से अपनी दिली मोहब्बत का इजहार कर दिया। वहीदा ने बुरा नहीं जाना। उसने कहा कि उसकी माँ मुझे पसंद करती है, मैं अपनी माँ से कहूँ कि वो मेरी माँ के पास आए। मैंने वहीदा से कहा कि मैं उसका रिश्ता ही हासिल करना चाहता हूँ, और अगर उसका रिश्ता ना मिला तो मैं उसकी मोहब्बत को दिल से नहीं निकालूंगा, और मैं कसम खाता हूँ कि सारी उम्र शादी भी नहीं करूँगा। वहीदा ने मुझे बड़ी संजीदगी से कहा कि बेवकूफ़ी की बातें ना करो। अल्लाह को हमारा मेल मंजूर हुआ तो हमारी शादी हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो अपनी अपनी किस्मत है, तुम कहीं और शादी कर लेना। जनाब मलिक साहब, वहीदा ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया, लेकिन उसका रिश्ता मुझे न मिल सका। जब रिश्ते से जवाब हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। इस इनकार के बावजूद मैं उसके घर जाता रहा और उसकी माँ मुझे पहले की तरह अच्छा समझती रही। एक रोज़ वहीदा की माँ ने मुझे अपने पास बिठा लिया और बड़े प्यार से मुझे समझाने लगी कि उसने रिश्ते से इनकार क्यों किया है। उसने इनकार की वजह ये बताई कि मेरी माँ बड़ी तंग नज़र और लड़ाका औरत है, और मेरा बाप उससे भी 2 हाथ आगे है। हमारी हवेली तो खासी बड़ी है, लेकिन हम 6 भाई और 2 बहनें हैं। वहीदा की माँ कहती थी कि वहीदा उसकी एक ही बेटी है और उसे वो ऐसी जगह देगी जहाँ एक तो उसे सास ससुर अच्छे मिले और दूसरे अलग थलग रहने वाला खामिद मिले। उसने ठीक कहा था। मेरे माँ बाप ने घर को हमारे लिए भी जहन्नम बना रखा था। मैं अगर वहीदा को ब्याह लाता तो इसी जहन्नम के एक कोने में उसे बिठा देता। वहीदा की माँ ने मुझे कहा कि मेरे घर आते रहा करो, तुम मुझे अच्छे लगते हो। वहीदा ने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन मेरी मोहब्बत की उसने बहुत कदर की। वो मानती थी कि मैं उसे रूह की गहराइयों से चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी माँ के हुक्म को ईमान का दर्जा देती थी। फिर मलिक साहब 2 साल गुजरे। वहीदा की शादी हफीज़ के साथ हो गई। सच पूछिए तो हफीज़ वहीदा के ही काबिल था, हंसमुख और दिलेर। वो रहने वाला तो कहीं और का है, यहाँ उसका कारोबार और बड़ा अच्छा मकान है। वहीदा इस कदर पाक और बाअखलाक लड़की है कि उसने मुझे अपने खामिद के घर बुलाया। मैं गया तो उसने मुझे अपने खामिद से भी मिलवाया और कहा कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, ये जब चाहेगा मेरे घर आएगा। हाफिज बड़े खुले दिल का आदमी है। वो मुझसे बगलगीर होकर मिला। यूँ समझिए कि वहीदा ने मुझे खरीद लिया। उसकी मोहब्बत मेरे लिए पागलपन की सूरत इख्तियार कर गई। मैं उस वक्त अपने आप को इस दुनिया में समझता था जब मैं कभी कभार वहीदा के घर जाता था। वहाँ से निकलकर मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ।
میں گھر والوں کے لیے بیکار ہو گیا تھا۔ مجھے باپ اور بھائیوں نے مارا پیٹا بھی کہ میں بالکل نکما ہو گیا ہوں۔ میں نے چرچ میں سکون حاصل کر لیا، یہاں سے میں چرچ کا عادی ہو گیا۔ چرچ نے مجھے غلط لوگوں کی منڈلی میں جا بٹھایا۔ بڑی تیزی سے میں بدماشوں کی قطار میں شامل ہو گیا اور لوگ مجھے بدماش سمجھنے بھی لگے۔ بدماشوں کی منڈلی میں میری ملاقات رجی سے ہوئی۔ رجی کے متعلق پتہ چلا کہ درپردہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ ویسا ہی دوستانہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کی عورتیں کسی کا راز اپنے دل میں نہیں رکھا کرتیں۔ ایک روز اس نے خود ہی مجھے کہا کہ تم نے کبھی مجھے کوئی کام نہیں بتایا۔ میں چرچ کے نشے میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سامنے پری کو لا کھڑا کر دو تو میں اس کو بھی لات مار دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم کس پری کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ میں نے اسے وحیدہ کا نام بتا دیا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ وحیدہ نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی کھلی اجازت دے دی تھی، لیکن میں 2-3 مرتبہ ہی اس کے گھر گیا۔ اس کے فوراً بعد میں نے چرس پینی شروع کر دی اور میرا شمار بدماشوں میں ہونے لگا۔ تو میں نے وحیدہ کے گھر نہ جانے کی قسم کھا لی۔ وہ گھر میرے لیے بڑا پاک ہے جہاں وحیدہ رہتی ہے۔ میں اس گھر کے دروازے کو اپنے ناپاک سائے سے بھی پاک رکھنا چاہتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ وحیدہ کے ساتھ میرا اس طرح تعلق ٹوٹ گیا کہ میں اس کے گھر نہیں جاتا تھا، کبھی دور سے دیکھ لیتا تھا، لیکن اس کی محبت ایسی تھی جیسے میں سانس لیتا تھا۔ اگر میں اس محبت کو دل سے نکال دیتا تو وہ میرا آخری سانس ہوتا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ رجی سے ملاقات ہوئی، گپ شپ چلی تو اس نے کہا کہ اپنی جس پری کی خاطر تم آسمان کی پریوں کو لات مارتے تھے نا، وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے؟ اس نے وحیدہ کا نام لیا۔ میں نے اس قدر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ عورت ذات چکرا کر گری۔ وہ کوئی شریف عورت نہیں تھی۔ اس نے مجھے خوب گالیاں دی اور کہا کہ وہ مجھے وحیدہ کو ایک غیر مرد کے ساتھ موقع پر ہی دکھائے گی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی یقین ہوتا کہ یہ بدماش عورت سچ کہہ رہی ہے تو میں اسی وقت وحیدہ کے گھر چلا جاتا، لیکن رجی کو میں جانتا تھا۔ 2 دلوں کو جوڑنا اور کسی سے پیسے لے کر جڑے ہوئے 2 دلوں کو توڑنا اس کا کاروبار اور اس کا کمال تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے تھوڑے سے دنوں کی مہلت دوں گا، یا تو وہ میرے پاؤں پر سر رکھ کر معافی مانگے یا مجھے وحیدہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ دکھائے اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ 4 ہی دن گزرے تھے کہ رجی ملی اور کہنے لگی کہ آج رات فلاں وقت خانقاہ کے کھڈوں کے پاس چلے جانا، وہاں تمہیں بختیار اور وحیدہ اکٹھے ملیں گے، یا وحیدہ کھڑی ملے گی یا بختیار اکیلا کھڑا نظر آئے گا اور وحیدہ وہاں آ جائے گی۔ میں عقل سے تو عاری ہو ہی چکا تھا۔ جب میں چرس کے نشے میں ہوتا تھا تو سمجھتا تھا کہ مجھ میں عقل ہے۔ میں نے گھر سے کلہاڑی لی اور وحیدہ کی گلی کے نکڑ پر جا کر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گلی کی بتی کی روشنی میں نے حفیظ کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ ایک طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وحیدہ باہر نکلی۔ اس نے دروازے میں رک کر دائیں بائیں دیکھا اور وہ بھی چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ گلیوں کے 2-3 موڑ مڑ کر میدان شروع ہو جاتا ہے۔ وحیدہ اس میدان میں نکل گئی اور وہ خانقاہ کی طرف چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ایک طرف سے ایک اور محلے کی گلی میدان سے ملتی ہے، وہاں بتی لگی ہوئی ہے۔ میں اس گلی کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک آدمی گلی میں سے میدان کی طرف نکلا۔ اس نے میری طرف نہ دیکھا تھا، لیکن میں نے بڑی اچھی طرح اسے پہچان لیا۔ وہ بختیار تھا۔ اب کوئی شک نہ رہا۔ میرا دماغ پھر گیا۔ جب بختیار خاصا آگے چلا گیا جدھر وحیدہ گئی تھی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ اب گہرا اندھیرا تھا۔ مجھے بختیار ایک سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر مجھے ایک اور سایہ سا کھڑا نظر آیا۔ اس پہ کوئی شک نہ تھا کہ وہ وحیدہ ہی تھی۔ میں اور تیز چل پڑا۔ بختیار اس قدر مستی میں تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کا بھی کوئی ہوش نہ تھا۔ میں وحیدہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا۔ میں تیزی سے اس تک پہنچا۔ تب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جو ہی پیچھے مڑا، میں نے کلہاڑی کا پہلا وار اس کے سر پر کیا جو شاید اس کے ماتھے پر لگا۔ وہ ادھر ادھر ہوا تو میرا دوسرا وار اس کے کندھے پر پڑا۔ وہ گھوما اور ذرا سا جھکا۔ میں نے تیسرا وار اس کی پیٹھ پر کیا۔ مجھے امید تھی کہ یہ 3 وار اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ وحیدہ کو بھی یہیں ختم کر دوں یا کیا کروں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک اور آدمی چلا آ رہا ہے۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہاں سے پیچھے کو چل پڑا۔ آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ یہ 2-3 دن میں نے کس طرح گزارے۔ کبھی میں ارادہ کرتا کہ وحیدہ کو بھی قتل کر دوں، پھر خیال آتا کہ میں اپنی روح کو نہیں مار سکوں گا۔ میرے یارانے بڑے لمبے ہیں۔ مجھے پتہ چلتا رہا کہ تھانے میں کیا کارروائی ہو رہی ہے۔
आखिर पता चला कि हफीज़ और वहीदा को थाने बुलाया गया है और फिर ये भी मुझे पता चल गया कि दोनों के खुरे मिल गए हैं। फिर आज ही सुबह उठते ही मुझे किसी ने बताया कि रात को हफीज़ और वहीदा के घर की पुलिस ने तलाशी ली है और दोनों को हवालात में बंद कर दिया है। जनाब मलिक साहब, वहीदा गुनाहगार ही सही, लेकिन ये जुर्म उसने नहीं किया जिसमें आपने उसे हवालात में बंद कर दिया है। आप करम करें और इन्हें छोड़ दें। मैंने कुल्हाड़ी आपको दे दी है, मेरे घर चलें और मैं वो कपड़े भी आपको दे दूंगा जिन पर खून के चंद एक छींटे पड़े हुए थे। इसके बाद मैंने जो कुछ किया वो पुलिस की कार्रवाई थी, जो सारी की सारी बयान करने की ज़रूरत नहीं। मैंने हफीज़ से अलग से ये पूछा कि वारदात की रात वो और वहीदा अपने घर से किस तरह निकले थे। हफीज़ ने बताया कि पहले वो निकला था और वहीदा कुछ देर बाद निकली थी। हमने ये तरीका इसलिए इख्तियार किया था कि अगर रज्जी कहीं देख रही हो तो उसे कोई शक न गुजरे। मैंने वहीदा से यही बात पूछी तो उसने भी बिल्कुल यही जवाब दिया। घंटे डेढ़ घंटे बाद सगीर के वो कपड़े भी मेरे पास आ गए जिन पर खून के छिट्टे धुले हुए थे, लेकिन हल्के हल्के दाग अभी बाकी थे। मैंने उसी रोज़ हफीज़ की कुल्हाड़ी की बजाय सगीर की कुल्हाड़ी केमिकल एग्जामिनर के पास पार्सल बनाकर दस्ती भेज दी। कुल्हाड़ी और उसकी रिपोर्ट को तो 2 रोज़ बाद आना था। सगीर के बयान के मुताबिक मैंने शाम तक खासी शहादत इकट्ठी कर ली, अलबत्ता ऐनी शायद कोई नहीं था। दरअसल ऐनी शायद मेरे कब्जे में था और वो थी वहीदा, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि वहीदा को पेश नहीं करूँगा। मैंने रात तकरीबन 10 बजे हफीज़ और वहीदा को हवालात से निकाला और उन्हें अपने दफ्तर में बिठा दिया, जहाँ सगीर पहले ही बैठा हुआ था। मैंने इन दोनों से कहा कि देख लो, तुम्हारे मजाक ने एक आदमी को मौत तक पहुँचाया है और ये आदमी जेल जा रहा है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। बहुत देर बातें सुनने सुनाने के बाद सगीर को यकीन हो गया कि वहीदा हमेशा पाक रही है और अब भी पाक है और ये मियाँ बीवी बख्तियार को सबक सिखाना चाहते थे। वहीदा की जज्बातियत का यह आलम था कि वो जोश से उठी और उसने सगीर को बाजू में लेकर गले लगा लिया और बहुत देर तक रोती रही। बख्तियार 20 रोज़ बाद अस्पताल से निकल आया। मैंने सगीर का चालान अदालत में पेश कर दिया। 6-7 महीने मुकदमा चला और सगीर अदम सबूत की बिना पर बरी होकर घर आ गया। मैंने हफीज़ और वहीदा को इस केस में शामिल ही न किया। सगीर ने मजिस्ट्रेट के पास ज़ेर दिफा 164 इकबाली बयान कलमबंद कराया था, लेकिन मेरे दरपर्दा कहने पर सेशन कोर्ट में जाकर वो इस बयान से मुनहरिफ हो गया। उसे आखिर बरी होना ही पड़ा। ये केस ख़त्म हो गया। हर थानेदार की ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मुलजिमों को सज़ा ज़रूर मिले। मुलजिमों का सुराग लगाकर इन्हें गिरफ्तार करना खासा मुश्किल और पेचीदा काम होता है। इसके बाद मुकदमा इस तरह कायम करना कि मुलजिम सज़ा से बच ना सकें, सुराग रसानी से ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर मुलजिम बरी हो जाए तो मुतालिका थानेदार को अपनी नाकामी का अफसोस होता है, लेकिन इस वारदात में मुलजिम सगीर बरी हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस खुशी का बाइस बयान कर चुका हूँ।